हाँ बेटा, माय नेम इज अर्पित नीलांश पांडे और मैं आप लोगों के सामने आज में प्रोबेबिलिटी का मैं अभी आवाज आ रही है ऑल इन ऑल। ठीक है। अर्पित नीलांश, माय नेम इज अर्पित नीलांश पांडे। आई हैव क्लियर्ड एफकैट इन 2014 IBPS RO and various other examination taught at various educational platform online and offline, mentored more than 90,000 students in 5 states 11 cities। 1 मिनट का समय लगेगा, बस फटाफट मैं रिचुअल्स में अपने पूरे कर दूं। बेटा हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे इस समय मिल रहे हैं, ये वाला प्लेटफॉर्म है आपका CDS एफकैट और CAPF का, ठीक है। और इसका नाम है वाईफाई डिफेंस। इसका बेटा एक आपका चैनल भी बना हुआ है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेते हो तो कईयों बार क्या करता हूं मैं कि रात के समय पे जो ना दिमाग में कुछ अगर मेरे चमक रहा होता है तो फिर मैं उठा के मैं आप लोगों को मैं नए नए मैं PDFs में शेयर कर देता हूं वहां पे। तो आप लोगों के लिए बेटा बेनिफिट रहेगा। अभी तक मैं आप लोगों के मैं CDS के ऊपर मैं फोकस कर रहा था, लेकिन CDS को इस समय मैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू मैं कैटर कर रहा हूं। एंड आई हैव डिसाइडेड, NDA वालों के साथ में बहुत ही नाइंसाफी हो रही है इस समय, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना NDA वालों को भी इस समय मेंटोर अप किया जाए बहुत अच्छे से। क्या मैंने किया हुआ है बेटा, नियरली अबाउट 17 सिलेक्शन है पिछले 3 ईयर्स के, ठीक है। 3 ईयर्स के आपके बेटा 17 सिलेक्शन है मेरे पास में, सो नो इश्यूज विद दैट। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैंने जब कभी मैंने NDA मैंने नहीं ट्राई किया, बिकॉज मेरी जो इंजीनियरिंग मैथ्स होती है दैट्स क्वाइट गुड। मेरी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खराब है, बट मेरी इंजीनियरिंग मैथ्स जो है बहुत अच्छा है। अच्छा, अनअकैडमी का अगर आप लोग बेटे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इन ऑल आज तो बेटे आप लोगों को मैं बताऊंगा आखिरकार प्रोबेबिलिटी होती क्या है केवल, ठीक है। केवल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जैसे कल मैंने आपको ये समझाया था कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। उसमें भी आधे से ज्यादा के परखच्चे उड़ चुके थे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, वो वाला क्वेश्चन नहीं आता। जबकि कल सवेरे की क्लास में 3 बजे जो मैंने सेशन लिया था वहां पे बेटे मैंने एक्सप्लेन किया था कि टफ क्वेश्चन किसे कहते हैं, मीडियम किसे कहते हैं और लो लेवल का क्वेश्चन किसे कहते हैं। और मैं मीडियम से लो लेवल के बीच में जब मैं क्वेश्चन करा रहा था बेटा, नहीं आंसर निकाल पा रहे थे आप लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो। लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, मतलब जितना मन उतना देखो। कौन पूछने जा रहा है, कितना देख लिया तुमने, मन करे तो औरों में भी शेयर कर दो, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, सुना होगा आप लोगों ने। अनअकैडमी का ऐप आप लोग बेटा इंस्टॉल करोगे। अब आप कहोगे सर मेरे को सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, मैं क्यों करूं। मैंने कहा रुक जा यार, अभी आपके लाइव क्लासेस जो होते हैं बेटा वो आपके फ्री आपके होते हैं, कई एक कॉस्ट फ्री होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी का मोटो है कि जितना ज़्यादा फ्री एजुकेशन दे सकते हैं तो दे दें, लेकिन खाना भी तो है ना हम लोगों को, तो खाना कहीं और ही से आता है। तो बेटा फ्री एजुकेशन जितना ज़्यादा, वैसे मैं खुद भी मैं लाइव सेशंस में लेता हूँ बाकायदा। एक दिन मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर मैंने डिस्कशन लिया था। आप कहोगे सर वर्ल्ड वॉर 1 से क्वेश्चन आता है कि नहीं। बेटा कब तक पूरी ज़िंदगी में केवल वही पन्ने खोलोगे जिससे कि क्वेश्चन आना है, कभी कुछ और भी खोल के देखो, क्या पता कहीं और काम आ जाए। बेटा 3042 कोर्सेज हैं CDS एफकैट और CAPF के, जो आपके अनअकैडमी के ऊपर आपके अवेलेबल हैं। और फटाफट मैं खत्म करता हूँ ये सब स्लाइड, अपने आप जान लेना। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो है बेटा 12 मंथ का 8,800 रुपीज़ का, ठीक है ना। और आप इस पे अगर ANP सर का अगर आप बेटे कोड लगा दोगे सो यू विल गेट नियरली अबाउट 10% डिस्काउंट, ठीक है। 10% डिस्काउंट, तो आपको बेटा 8,800 का आपको पड़ जाएगा, सॉरी 8,000 का आपको बस केवल कोर्स आपको पड़ जाएगा। तो 8,000 का 12 मंथ के लिए जितना मन चाहे उतना देखो। तो बेटा आप एक बात गौर करना कि 720 रुपए से भी कम जो ना पर मंथ आपको पड़ेगा, 720 क्या 716 रुपए के आसपास आपको पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए अगर आप लोग ले लेते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं, मैं अपनी नहीं करूंगा, मैं तो 1-2 और भी एजुकेटर्स का मैं तो फ़ैन हूँ, स्पेशली इंग्लिश वाली मैम का बहुत ही ज़्यादा मैं फ़ैन हूँ। कौन सी वाली मत पूछना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं सीधे सीधे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है क्या प्रोबेबिलिटी। मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी से होता क्या है, प्रोबेबिलिटी मेरे लिए क्या फ़ायदे दिखा सकती है, क्या नुकसान मुझे दे सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कौन से मैथमेटिशियन ने बनाई, मतलब ज्योमेट्री के जनक जो हैं, मतलब ज्योमेट्री कहाँ से उठ के आई। तो पहले एक आदमी को एक टेढ़ी लाइन नापनी थी, वो आदमी चला गया और उसने पाइथागोरस जाके बना दिया। पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जाके जब बेटा पाइथागोरस बनाया तो धीमे धीमे करके आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी अंदर पाइथागोरस लगा दिया, सर्किल के कॉर्ड के भी ऊपर पाइथागोरस लगा दिया। उसके बाद में हर एक जगह पे बेटा पाइथागोरस लगाया, तो आधी ज्योमेट्री तो घूम फिर के डिपेंड है, अपोलोनियस थ्योरम हो, यूक्लिड्स हो, ये हो वो हो, पाइथागोरियन, ठीक है। एवरीथिंग इज पाइथागोरियन, हाफ ऑफ द ज्योमेट्री इज पाइथागोरियन, हाफ ऑफ द ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेटिव ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री जो बनाई वो पाइथागोरस का काम था। अच्छा, पाइथागोरस सर ने एक और भी बेटे आग लगा दी,
वो आग क्या थी? पाइथागोरस साहब हमसे कह के चले गए कि जानते हो जब लाइन जब खिंचती है ना ऐसे करके तो यहां कहीं पे ना एक कोण भी बनता है। अब भाई कोण बनता है अच्छी बात है, किसे जानना था कि कोण क्यों बन रहा, किस लिए बन रहा है, लेकिन आपने कोण जैसे ही कहा तो कोण को आगे बढ़ाने वाले ट्रिग्नोमेट्री करने वाले लोग आ गए। अब ट्रिग्नोमेट्री भी बेटा बन गई। उसके बाद में जो आपका अर्थमेटिक है वो तो देखो बनियों ने बना दिया। बनियों ने कहा कि भैया इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना इतना पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद में मैंने इतना प्राइस मैंने मार्क किया, मार्क करने के बाद में मैं डिस्काउंट भी दूंगा जिससे कि पब्लिक को लगे मिंत्रा के ऊपर देख के कि 90% का डिस्काउंट चल रहा है, अब तो मैं टी शर्ट में खरीदूंगा। 3000 की टी शर्ट वो 300 में खरीदता और सोचता है मैंने डिस्काउंट का मैंने मुनाफा उठाया। फिर भी बायर कहता है टी शर्ट तो 100 रुपए की थी, मैंने तो 200% का मैंने तो प्रॉफिट कमाया। सो यहां से आता है बेटा अर्थमेटिक। तो आखिरकार ये बताओ प्रोबेबिलिटी किसने बनाया? फटाफट बताओ। सट्टेबाजों ने, है ना। आईपीएल के शुभ अवसर पे जहां पे कि आपके पंजाब के हालत खराब चल रहे हैं, दीपक चाहर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सट्टेबाजों ने ये वाला प्रोबेबिलिटी बनाया। अब आपने कहा सर सट्टेबाजों ने कैसे बनाया? ठीक है, सट्टेबाजों ने कैसे बना दिया भाई प्रोबेबिलिटी? ये बार बार यार कलर स्कीम मेरे पीछे पड़ा रहता है भाई। सट्टेबाजों ने कैसे बनाया? ठीक है, सट्टेबाज, अब मैंने कहा मेरी बात समझ। हम दोनों चले मटका खेलने के लिए, ठीक है। मटके में किया क्या गया कि एक पासा एक डाला गया, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चलते हैं। अब पासे में क्या था, 1 2 3 4 5 6 आने थे, ठीक है। आपने मेरे से कहा देखो कितना कॉम्प्लिकेट लोग बेटा कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको उठा के बेटा ये लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अजीब अजीब से नाम बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक्सक्लूसिव सेट्स, नॉन एक्सक्लूसिव सेट्स, और उसके बाद में बेयर्स थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल लगाएंगे। कुछ नहीं होता है, सब शुरुआत करने दो, एक एक करके बताया जाएगा राइट फ्रॉम द बेसिक, ठीक है। अब बेटा 1 2 3 4 5 6 हम दोनों गए मटका खेलने के लिए। मैंने कहा कि भाई तू पासा फेंक, और उस पासे में अगर तू 6 ले आया तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, और अगर तू उस वाले पासे में अगर तू 6 नहीं लेके आया तो मैं तेरे से 20 रुपए में ले लूंगा। आपने कहा कि ना ना, मेरे को जीतने के लिए केवल एक ही नंबर पे दाव लगाना है साहब, लेकिन आपको जीतने के लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। मैंने कहा 5 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि आपके जीतने के चांसेस हैं 5/6। मैंने कहा भाई ये तूने 5/6 कैसे निकाला? उसने कहा बात समझो, ये जो 6 यहां पे नंबर्स जो दिए गए हैं, ये जो 6 हैं आपके, इनको आप बेटा सीधे सीधे आप मान लो। अभी हम लोग इनको क्या कहेंगे? अभी हम लोग इनको क्या कहेंगे? फील्ड। अभी हम लोग इसको बेटा फील्ड कहेंगे, प्रोबेबिलिटी की भाषा में घुसना ही नहीं है थोड़ी देर के लिए। ये फील्ड है मेरी, जिस पूरी फील्ड पे खेला जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए तुम्हारे पास में है 5 और मेरे पास में है केवल 1, केवल 1। यानी कि पूरी फील्ड कितने की? 6 की। मेरे जीतने का चांस कितना? 1/6। तुम्हारे जीतने का चांस कितना? 5/6। मैंने कहा तभी तो मूर्ख तेरा मेरे से 5 गुना आगे है प्राइस। अब आप बेटा यकीन नहीं मानोगे कि मैंने बहुत ही आसान सी भाषा में कहा, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में इसको कहा गया था, और आपके बेटा जो ना जेई मेंस के अंदर का जो ना ये वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसी को बेटे परसेंटेज में कन्वर्ट करा लिया था। एंड प्रोबेबिलिटी का आंसर पहली बार बेटा परसेंटेज में जब निकल के आया था तो लोगों के होश उड़ गए थे कि ये पूछ क्या रहे हैं। लेकिन मैंने इस चीज को मैंने बहुत नॉर्मल सी भाषा में कहा है, उन्होंने पैसे भी डाल दिए, उन्होंने सब कुछ डाल दिया। अब देखो बेटे आउटकम्स जो है वो भी बेटा 5:1 में हमारे, और जो प्राइज मनी है वो भी है। तो बेटा फायदे में कौन रहा? तो बेटा फायदे में कोई, अब आप क्या कहोगे, यहां भी 5 यहां भी 1, यहां भी 1 यहां भी 5, फायदे में कोई नहीं रहा, दोनों बराबर है। नहीं बेटा रॉन्ग, जीतने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। अब चाहे वो 1 रुपया जीते, चाहे वो 20 रुपए जीते, चाहे वो 50 रुपए जीते, तो जहां पे आप लोग बेटा मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, जो कि ताश के पत्तों में, ब्लैक जैक वगैरह में आपकी इस्तेमाल होती है एक हायर लेवल पे, वहां पे बेटा चांस फाइंडिंग होती है। ये 11वीं 12वीं लेवल की प्रोबेबिलिटी से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एसेंस आप समझ पा रहे हो कुछ कुछ क्या है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला हो जाता है डाइस, दूसरा हो जाता है क्वाइन, और तीसरा हो जाता है कार्ड्स। कार्ड्स इसके बाद में बेटा कभी कभी ये लोग बॉल्स भी लेके आ जाते हैं, लेकिन बॉल्स को क्या है, वो तो रंग बिरंगे कुछ भी कह दो। कार्ड का बेटा अपना एक नेचर होता है, ठीक है। क्वाइन का अपना एक नेचर होता है, डाइस का अपना एक नेचर होता है, बॉल का बेटे कोई नेचर नहीं होता है। तो इसको हम लोग बेटा प्रोबेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते, ठीक है। प्रॉब्स इंस्ट्रूमेंट इन्हें कहा जाता है। डाइस, क्वाइन और कार्ड को क्या कहा जाता है? प्रॉब्स इंस्ट्रूमेंट। अब आप कहोगे सर मेरी एनसीईआरटी में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बेटा एनसीईआरटी पढ़नी है तो खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। मैंने जो सीखा है, मैंने जहां तक मैंने जो मैंने क्लियर किया है, मैं उस हिसाब से मैं चलूंगा। अब आ जाते हैं
प्रोबेबिलिटी आपको बेटा कुछ कुछ समझ में आ रही है। बेटा पहली चीज हो जाती है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हो जाती हैं आपकी, बहुत सी हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका पूछा क्या क्या जाएगा। तो पहला आपका बेटा कहा जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था कि अपन लोग मटका खेलने के लिए गए, यानी कि किसी भी कंडीशन को हम लोग बेटे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट बालक किसको कहते हैं, कंडीशंस को कहते हैं। पहले तो यार लाइक यार कर दो, लाइक नहीं करोगे ना तो कृपा नहीं बरस पाएगी। जितना भी चाहे तुम हरे रंग की चटनी लाल रंग की चटनी में मिला के खाते रहो, कृपा नहीं बरसेगी। यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एवरीवन, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। आई रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू लाइक दिस वीडियो। कृपा नहीं तो रुकी रहेगी। कमेंट, अरे भैया चल रहे हैं, हाँ 1 मिनट के लिए हो चुका है। चलिए बेटा एक्सपेरिमेंट तो हो गया। अब बेटा एक्सपेरिमेंट के बाद में आपका होता है एक सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस क्या था, जो अभी अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला ना कि पूरी फील्ड जहां पर खेला जा सकता है, जहां पे पूरा खेल खेला जा सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स। ठीक है, दिस विल बिकम सैंपल स्पेस, यानी कि मेरे एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। इसके बाद में बेटा तीसरा आ जाता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स बेटे क्या थे कि एक आदमी के लिए कुछ और, दूसरे आदमी के लिए कुछ और हो सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटे मैं म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं तुरंत में जाऊंगा। मैं इधर उधर में खात में नहीं छनवाऊंगा आपको बहुत लंबे टाइम तक। तो बेटा फेवरेबल आपके आउटकम्स या फिर फेवरेबल आप स्पेस आप कह लो, देखो अलग अलग नाम है, मतलब एक ही है मेरे दोस्त, सबके अलग अलग नाम है लेकिन मतलब एक ही है। फेवरेबल आउटकम्स बेटे इसके कितने हैं, तो आपने मेरे से कहा कि सर अगर मैं मतलब जो 100 रुपए वाला जो बंदा था उसके लिए फेवरेबल आउटकम था केवल 6, लेकिन जो 20 रुपए वाला जो बंदा था उसके लिए फेवरेबल आउटकम था 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम कहां पे किसको कहते हैं, जहां पे जीत हो जाए। फेवरेबल आउटकम कहां पे कहते हैं, जहां पे बेटा जीत हो जाए। भैया एग्जाम पोस्टपोन मैंने कल नहीं कहा था, कल कोई आया मेरे जो ना चैट में, भाई साहब कल की क्लास चल रही, बढ़िया क्लास चल रही, लड़के एंजॉय कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में जो ना क्वेश्चन मैं लिख लिख के मैं बता रहा हूं कि देखो इतनी सी नॉलेज से ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा, इतनी सी नॉलेज से ये वाला लगेगा। तभी एक आता है बंदा और आके पूरे चैट बॉक्स में उसने 50 मैसेजेस ठोके, एनडीए एग्जाम कैंसल्ड, एनडीए एग्जाम कैंसल्ड, सारे बच्चे सर बाय 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 बाय। मैंने भी तुरंत अपनी स्पेशल क्लास मैंने ड्रॉप की, मैंने कहा कि जाके देखूं कि ये क्या हो गया, और कुछ नहीं हुआ यार। लेकिन यार ये तुम एनडीए वालों के साथ में बहुत बड़ी यार नाइंसाफी हो रही है ना। मेरा एक फ्रेंड है, उसका सेंटर उठा के डाल, फ्रेंड क्या है मतलब फ्रेंड का छोटा भाई है, तो वो भी मतलब कहते नहीं है कि है तो कम बखत मेरे से 9 साल छोटा, लेकिन जो ना अर्पित उसका भाई बुलाता था, वो भी अर्पित अर्पित बुलाते बुलाते अब वो फ्रेंड ही है। तो उसका सेंटर डाल दिया दिल्ली में। अब बंदा है वो बनारस का। अब ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि दिल्ली जाए तो जाए कैसे, दिल्ली के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ज़्यादा बेटा इधर उधर का सेंटर आए, और तुम्हारा अगर ये लास्ट चांस नहीं है तो सीरियसली मैं बताऊं, जो कोविड को लेके जो आपकी सिचुएशन लग रही है ना, वो बहुत सीरियस है। पिछली बार ऐसी कुछ नहीं थी। सो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि पहले आप लोग बेटा हेल्थ को अपने करो, और आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं 100% में हो जाऊंगा, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था आपको, कल दोपहर में 3 बजे मैंने बताया था कि कितने मार्क्स की आपको नीड होगी इस बार का कंपटीशन देखते हुए। और कंपटीशन में इस बार बेटे बच्चे कम बैठेंगे, ये बात ध्यान रखना। 100% बेटा 40% जो आपका होता है वो स्ट्रेंथ आपकी वो ड्रॉप डाउन वो होने वाली है। दूसरी बात है, इन्होंने सेंटर भी बहुत बेतुके डाले हैं। सेंटर शुड बी अशेम्ड। और यूपीएससी विच इज द बिगेस्ट एग्जामिनेशन एजेंसी इन इंडिया शुड बी अशेम्ड कि वो किस तरीके से वो इस सिचुएशन को वो डील कर रहे हैं। एनडीए के लोगों को इस समय बकायदा मेरे हिसाब से इन लोगों को बेटा ड्रॉप डाउन करना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेबल आउटकम का मतलब हो जाता है बेटा जीत। बिल्कुल इन सब भाषाओं में समझेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा कल जब मैं लेके आऊंगा ना आपके सामने मैं क्वेश्चन, कल परसों नरसों कभी भी, तो मैं यहां से मैं नहीं शुरुआत करूंगा। और ये बच्चे ध्यान रखेंगे कि एक बार यार दिन में ना इस वाले चैनल पे देख लिया करो मेरे लाइव क्लास का कब का है। जैसे कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेसिक मैंने बताया, आज मैं प्रोबेबिलिटी का बता रहा हूं, कल सुबह मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं बताऊंगा। फिर बेटे मजे आना शुरू होंगे तुम्हारे जब मैं तुमसे कहूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में तुम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो, तब मजे आना शुरू होंगे। इसलिए कुछ एक बेसिक्स बताना जरूरी होता है। मैं आई एम टेलिंग यू दिस क्लास विल बी टोटली बेसिक लेवल। जिसको भी लग रहा है कि मैं ज्ञानी हूं तो सर प्लीज आपके लिए नहीं है ये वाली क्लास, है ना। आप डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए आ सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा मुझे व्यूअर इकट्ठा करने में नहीं कोई शौक है। तो चलिए फेवरेबल आउटकम्स का मतलब बेटे क्या हो गया? जीत।
जीत आपकी, तो जीत को हम लोग बेटा क्या कहेंगे, 100 रुपए वाले के लिए बेटा 6 था केवल जीत का नंबर, और 20 रुपए वाले के लिए 1 2 3 4 5 था। अब यहीं पर आ जाते हैं बेटे एक कॉन्सेप्ट पे, म्यूचुअली इंक्लूसिव। अब बाकी सब लोग क्या कहते हैं कि सर एक इवेंट का नाम दीजिए ए, एक इवेंट का नाम आप दीजिए बी, उसके बाद में हम लोगों को जब म्यूचुअली इंक्लूसिव पूछा जाएगा वी विल, मतलब ए और बी के बीच में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या रिलेशन है, म्यूचुअल इंक्लूजन करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों से जब बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा जाएगा तो फिर हम लोग जना उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास में क्या क्या आया। बेटे ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, ये कॉम्प्लिकेटेड सी भाषा है कि पहले तो सेट थ्योरी जानो, उसके बाद में तुम कुछ कर पाओगे। मैं कहता हूं सेट थ्योरी अपने को नहीं पता, ना जानने में इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने को। योगेश कुमार जी कुछ नहीं होगा, मत करिए, प्लीज बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए सर, बता दीजिए योगेश कुमार जी सर, बता दीजिए प्लीज, बता दीजिए सर। उस नहीं हुआ है योगेश, मैं बोल तो रहा हूं इतनी देर से कि आप एनडीए वालों के साथ में खराब हो गया योगेश, ये सब मत हरकत कर देना। ये सब मत हरकत बेटे कर देना, ठीक है। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा क्या। अब बेटा फटाफट हम लोग आते हैं, हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि म्यूचुअली इंक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इस शब्द को तुम जाओ भाड़ में, छोड़ दो बिल्कुल। मैंने तुमसे बस इतना सा पूछा कि एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, क्या दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर है जिसपे कि दोनों जीत जाएं? क्या दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर है, ये देखो ये आएगा 6, ये आएगा 1 2 3 4 5, ये तब जीतेगा, और ये आएगा जब 6 आएगा तब जीतेगा। क्या दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर है कि दोनों एक साथ में जीत जाएं? आपने कहा सर नहीं है। बेटे यही तो एक्सपेरिमेंट को समझने का फायदा, इसी चीज को जब आप लोग कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखते हो, जब आप इसमें जब आप कंडीशंस को ऐड करते हो तो क्वेश्चन आपका दिक्कत बन जाता है। प्रोबेबिलिटी की बेटे सबसे बड़ी जानते हो क्या एक बात होती है, आप कभी जान ही नहीं पाते हो व्हेन यू हैव टू यूज परम्यूटेशन एंड व्हेन यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन। आपको कब परम्यूटेशन का इस्तेमाल करना है, तब आपको बेटे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। आप इस बात को आप बेटे कभी भी आप लोग समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बेटा, सबसे पहली बात है पहले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ये क्या है क्वाइन, ठीक है। क्वाइन की कार्डिनैलिटी, What will be the cardinality of a coin? अब बेटा लोग कहते हैं कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है। मैंने कहा मान लो कि मैंने एक क्वाइन उछाला हवा में, इसके बेटा आउटकम्स क्या होंगे, इसके आउटकम कैसे कैसे आएंगे। तो बेटे आउटकम के आने को हम लोग बेटा क्या नाम देते हैं, कार्डिनैलिटी। और क्वाइन की बेटा कार्डिनैलिटी आपकी क्या हो जाती है, n, यानी कि हम क्या देंगे बेटा n, सैंपल स्पेस हो गया s, तो बेटा इसकी पावर होती है 2 की पावर n। n क्या है, कितने क्वाइन है, नंबर ऑफ क्वाइंस। तो अगर बेटा मेरा एक क्वाइन है तो इसके बेटा या तो ये हेड आएगा या तो ये टेल आएगा, तो इसके बेटा आउटकम कितने हुए, केवल 2। तो बेटा नंबर ऑफ क्वाइन यहां पे कितने थे, अब मैं कार्डिनैलिटी के फॉर्मूले पे मैं रखूं तो 2 to the power 1। इन द सेम मैनर इफ आई एम हैविंग 2 क्वाइंस, तो फिर आप मेरे से कहोगे कि सर पहला वाला क्वाइन फर्स्ट लो और क्वाइन सेकंड लो। पहला वाला क्वाइन सर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और दूसरा वाला भी क्वाइन जो होगा आपका, फिर ये वाला बेटा हेड आ सकता है, फिर ये वाला बेटा टेल आ सकता है। दूसरे वाले क्वाइन में हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर इसके साथ में टेल आ जाए, यानी कि टेल के साथ में टेल, हेड के साथ में टेल, टेल के साथ में हेड और हेड के साथ में हेड। तो इसकी कार्डिनैलिटी बेटा क्या होगी, आप सीधे से कर दोगे 2 की पावर 2, क्योंकि क्वाइंस मैंने कितने उछाले हैं हवा में, 2। तो बेटा इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, 4। इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास में 5 क्वाइंस होते, अब तुम लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5। भाई पहले वाले को पूरा अधिकार है कि वो उठा के या तो हेड आ रहा है या तो फिर टेल आ रहा है, या तो फिर हेड आ रहा है या तो फिर टेल आ रहा है, ये इस तरीके से करके लिखे। इसी तरीके से बेटे ये भी लिखेगा, इसी तरीके से ये भी लिखेगा, इसी तरीके से ये भी लिखेगा, इसी तरीके से ये भी लिखेगा। तो इसकी कार्डिनैलिटी बच्चा क्या बन जाती है, 2 की पावर 5। दैट मीन्स इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 32। तो दिस इज द कार्डिनैलिटी ऑफ क्वाइन। देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रोबेबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब तक ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पता होंगे तुम्हें बेटा क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ठीक है।
क्वाइन की कार्डिनलिटी हमने क्या निकाली 2 टू द पावर n। अगर किसी ने आपसे कहा कि हवा में एक साथ मैंने 10 कॉइन्स उछाले हैं तो ये बताओ कि कितने टोटल सैंपल स्पेस हो सकते हैं, या फिर कितने टोटल में आपके सैंपल इवेंट्स आ सकते हैं, या व्हाट विल बी द फील्ड ऑफ व्हेन वी टॉस 10 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो बेटा सीधे से 2 टू द पावर 10। अब आप कहोगे सर 2 टू द पावर 10 कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 टू द पावर आपको बेटा 6 तक पता होता है, 64 होता है। तो 7 क्या हो जाएगा 128, 8 क्या हो जाएगा 256, 9 क्या हो जाएगा 512 और 10 क्या हो जाएगा 1024। दूसरी बात है, तुम लोगों ने बेटा 11th क्लास में जिसने भी बेटा कंप्यूटर, 11th नहीं 9th क्लास में जिसने भी बेटा कंप्यूटर पढ़ा होगा उसको ये पता होगा बिट रेट वाला कॉन्सेप्ट। तो बिट रेट वाले कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा बेटा 2 टू दी पावर 10 आपका चलता था, जो कि 1024 आपका आता था। कई लोग क्या कहते हैं कि 1000 पे बिट नहीं, वो एक्चुअली में 1024 होता है। तो 1024 आपको बेटा 10 आपको रटा होना चाहिए। कार्डिनलिटी से कितना आ जाएगा 1024। प्रियांशु निगम नमस्कार, अभिषेक वर्मा नमस्कार। अब हम लोग बेटा दूसरे प्रोबेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम लोग स्विच करने वाले हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट बेटा हम लोग कौन सा उठाने वाले हैं? दूसरा प्रोबेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट हम लोग बेटा उठाने वाले हैं आपका डाइस। ठीक है, और डाइस बेटा उठाने वाले हैं तो अगेन डाइस की कार्डिनलिटी तो अपने को चेक करनी पड़ेगी। कार्डिनलिटी ये जो शब्द है ये आया कहां से है बेटा? कार्डिनल्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कार्डिनल का नाम क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कार्डिनल का नाम होता है एक तरीके से एक शेड को दिखाने के लिए जिसके अंदर में सारी चीजें आ सकती हैं। मैंने जब ये वाला लेक्चर मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए थे बिना किसी सवाल को दिए, और केवल कंडीशंस के तौर पे मैंने आपको बताया था कि जेई के अंदर जो सवाल जो पूछा गया और उसको मैंने परसेंटेज में, देखिए इसका परसेंटेज मैंने यहां पे मैंने आपको मैंने चेंज करके बताया था, इसका मैंने यहां पे बेटा चेंज करके मैंने बताया था। ये लेवल का बेटा मैं क्वेश्चन मैंने कराया था कि आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है तो प्रोबेबिलिटी को कैसे समझते हैं। लेकिन बेटे सेट थ्योरी पे तो जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सेट थ्योरी का भी मैंने इस्तेमाल मैंने करने से मना कर दिया था। दैट्स वाई वी नीड कार्डिनलिटी राइट नाउ। एक अम्ब्रेला जिसके अंडर में सारे आउटकम्स आ सके। एक अम्ब्रेला, हाँ प्रियांशु मैंने देख लिया है, मैंने एक्सेप्ट भी मैंने कर लिया। मैसेंजर मैंने नहीं चेक किया है, आई विल चेक इन द इवनिंग। इवनिंग क्या है? इन द नाइट। ठीक है, सो बेटे डाइस की कार्डिनलिटी क्या हो जाती है? डाइस का आउटकम अगर मैंने एक डाइस अगर मैंने लिया है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, केवल यही तो बेटे इसके आउटकम्स हो सकते हैं। तो बेटे एक डाइस का अगर मैं देखूंगा सैंपल स्पेस आपका क्या आएगा, तो बेटे आप मेरे को देखते ही कह देते हो कि सर 6 आएगा। बस जो बेटा एक डाइस का होता है ना उसी के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ डाइस की पावर्स को लाद देते हैं। तो अगर बेटे 2 डाइस हो गए मेरे पास में तब क्या हो जाएगा? तो आपने मेरे से कहा सर देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका सैंपल स्पेस जो होगा वो 36 हो जाएगा। 3 डाइस हो गए बेटे तब क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर देखने की जरूरत नहीं है, इसका सैंपल स्पेस सीधे सीधे 216 हो जाएगा। मैंने कहा कि जस्ट इन केस अगर मेरे पास में अगर बेटे 4 डाइस हो गए तब क्या होगा? तो आपने कहा सर घबराने की बात नहीं है, इसका सैंपल स्पेस सीधे सीधे 864 हो जाएगा। आई थिंक यही होगा या नहीं होगा, सॉरी इसको पहले मैंने किया 3 से, तो ये बन गया 6, सॉरी 12, 1264 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि आखिरकार कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि हमारा जो एक सैंपल स्पेस है उसको तैयार करना। तो बेटे मेरे को एक बात बता देना कि अगर मैंने अपना जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या बेसिकली बेटा कार्डिनलिटी जो पूछी जाती है वो डाइस और क्वाइनी की पूछी जाती है। मैंने कहा कि मैंने 5 डाइस मैंने एक साथ में मैंने उछाले। मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ध्यान दे लो, व्हाट इज माई एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट बेटा कहा जाता है कंडीशन को, याद रखना। मैंने 5 डाइस एक साथ में उछाले और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि मेरे 5 या 5 मत करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, 3 6 आ जाए। इसके क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल स्पेस। बस मुझे इतना बता दो कि 3 बार 6 आ जाए, मतलब 5 डाइस में से 3 पे 6 लिखा हो, बाकी 2 पे कुछ भी लिखा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका बताओ। जय हिंद सचिन, जय हिंद। बेटे कितने मार्क्स का आता है प्रोबेबिलिटी? पीएनसी को अगर मैं इन्वॉल्व अगर मैं करूं पूरी तरीके से तो मिनिमम बेटा 17 से 18 क्वेश्चन को ये कवर करेगा। इसका बस मेरे को बताओ। अभिषेक, सचिन, एवरीवन, मैंने तुमसे इतना कहा 5 डाइस उछाले हैं, 3 में 6 आना चाहिए, क्या चांसेस है? 5 डाइस उछाले हैं, 3 में 6 आना चाहिए। अब बताओ बेटे इतने बेसिक लेवल का क्वेश्चन नहीं बता पाते हो, फिर तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि सर MCQ कराओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि 15-20 दिन कंटिन्यू रहो। तो अब तो एनडीए उठा रहे हैं,
प्रियांशु जी के स्पेशल मांग पे। वैसे कल बेटा ट्रिगो का स्टार्टिंग की थी मैंने, कल सुबह ने कॉम्प्लेक्स नंबर में करूंगा, और अभी मैं प्रोबेबिलिटी का मैं बिल्कुल बेसिक जो होता है कि लाओ मैं तुमको बता दूं कि जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, आगे से बेटा मैं कंडीशन में नहीं कहूंगा, आई विल से एक्सपेरिमेंट, आगे से मैं सैंपल स्पेस में नहीं कहूंगा, आई विल से कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो इन सब शब्दों को थोड़ा सा याद रखना है। बताइए क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 डाइस मैंने एक साथ में फेंके हैं और उसमें 3 में मेरा 6 आ जाए, उसमें से 3 में मेरा 6 आ जाए। क्वेश्चन देखो सुनने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन लगाने में देखो अभी क्या होगा। 3 में मेरा 6 आ जाए। देखो मेरी बात समझो, जरा इधर देखना, 1 2 3 4 और 5। बेटे यहां पे तो तुम्हारा 6 फिक्स है, इसके लिए भी बेटा 6 फिक्स है, इसके लिए भी 6 फिक्स है। ठीक है, यानी कि इन तीनों पे एक एक आउटकम आपका बेटा फिक्स है। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे 5 आउटकम है बेटा, क्योंकि यहां पे अब क्या है कि 6 नहीं आना चाहिए, दैट्स वाई ये 5 है। और ये भी बेटा कितना है, 5 है, क्योंकि यहां पर भी बेटा क्या है, 6 नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। सो व्हाट विल बी योर फेवरेबल इवेंट्स, 25। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो इसको भी बेटा अब ये 6 से मुझे गुणा करना पड़ जाएगा। 24 का ये हो गया 4, 38 का मैंने लिखा ये वाला 3 हासिल बचा है, और ये 6 दूनी 12, 15 का 5 लिखा, 1 हासिल बचा, 7584। ये चांस है। ठीक है, ये चांस है। अथर्व मैंने कल भी मैंने कहा था कि एक बार उठा के नोटिस नहीं। कल एक लड़का आता है पूरे चैट बॉक्स में अचानक से लिखना शुरू कर देता है कि सर पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन हो गया, और बेटा हालात खराब हो जाते हैं पूरी क्लास के। ठीक है, और वो अभी आके पूछ रहा है कि सर कब पोस्टपोन होगा। मैंने कहा कि ना तो भाई मैं, बीजेपी ने मुझे टिकट दिया है, ना ही मैं इस विषय में मैं कुछ भी जानता हूं। हालांकि आप लोगों के साथ में थोड़ी सी नाइंसाफी हो चुकी है। तो ये आप देखिए बेटा, ये मैंने कैसे निकाला, यानी कि अब हम लोग आएंगे इसके ऊपर, ये बिल्कुल ये जनरल एम्पायर के ऊपर अब हम लोग आने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जनरल एम्पायर के अंदर आने से पहले बेटा मैं कार्ड्स के बारे में मैं कुछ एक शब्द में आपको मैं बता दूं। एक जो कार्ड होता है वो बेटा 52 होते हैं। 52 में क्या होता है, कलर के ऊपर अगर मैं दोनों को, अगर मैं रेसिस्ट होके अगर मैं दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड कलर के भी बेटा आपके 26 कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर के भी बेटे आपके 26 कार्ड होते हैं। अगर मैं इसी तरीके से थोड़ा सा कास्टिस्ट होके अगर मैं इनको मैं डिवाइड करूं तो बेटे 4 सिंबल होते हैं। एक हो गया बेटे डायमंड, एक हो गया आपका ये, ठीक है, एक हो गया बेटा हार्ट, और एक हो गया आपका इस तरीके से पान। हर एक बेटा आपके 13-13 होते हैं। क्या होते हैं, 13-13 होते हैं। अब बेटा इन कार्ड के अंदर में 2 शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जिसको कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको कि आप लोग बेटा हर बार अलग अलग आप लोग कंफ्यूज कर जाते हो। पहला होता है बेटा शब्द ऑनर कार्ड, ठीक है, और दूसरा जो बेटे वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा फेस कार्ड। ठीक है, अब याद रखिएगा कार्ड जो होते हैं उसमें 1 से लेके 13 तक का होता है बस केवल, लेकिन मैं 1 को कहता हूं ए, ठीक है, और 1 से 2 से लेके बेटा 9 तक आपके बेटा नंबर्स लिखे जाते हैं। फिर 10 को कहा जाता है जैक, 11 को कहा जाता है बेटा क्वीन, और 12 को कहा जाता है आपका, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 11 को कहा जाता है बेटा आपका जैक, 1 से लेके बेटा 10 तक होते हैं। फिर बेटा 12 को कहा जाता है क्वीन, और 13 को बेटा आपका कहा दिया जाता है किंग। अब ऑनर कार्ड का मतलब है मैं रिस्पेक्ट में किसकी किसकी मैं करता हूं, तो बेटा रिस्पेक्ट में करता हूं ए, के, क्यू और जे की। यानी कि ऑनर कार्ड अगर मैं टोटल करके अगर मैं निकालूं तो पूरे में कितने होंगे, 16। ठीक है बेटा, 4 कार्ड इसमें होते हैं, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। लेकिन अगर बेटा मैं फेस कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना हो जाता है, किंग, क्वीन और जैक। कितना हो जाता है, किंग, क्वीन और जैक। ये बेटे कितने होते हैं, 3। लेकिन 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, तो बेटा टोटल कितना हो जाता है, 12। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया कि मैंने एक डेक है, यानी कि मेरे पास में बेटे पूरे 52 कार्ड्स हैं। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कार्ड उठाऊंगा, ध्यान से सुनना, कार्ड आपका ऑनर कार्ड तो है, ऑनर है, बट फेस नहीं, फेस नहीं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि आपने जो कार्ड उठाया है दैट कार्ड विल बी ऑनर कार्ड बट नॉट फेस कार्ड, दैट कार्ड विल बी ऑनर कार्ड बट नॉट फेस कार्ड। फटाफट बताइए,
क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस चीज की कि दैट कार्ड विल बी ऑनर कार्ड बट नॉट फेस कार्ड? जल्दी बताओ यार, तुम लोग बेटे टाइम बहुत लगाते हो। डेट कार्ड विल बी ऑनर कार्ड बट नॉट फेस कार्ड, इसका आंसर मेरे को बताओ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दैट कार्ड विल बी ऑनर कार्ड बट नॉट फेस कार्ड। देखो बेटे, चीज ऑनर कार्ड है लेकिन वो फेस कार्ड एक नहीं है, यानी कि ऐसा केवल ए होता है। ए के आने के बेटा क्या चांसेस है? 4, लेकिन तुम्हारा सैंपल स्पेस जो है वो कितने का है? 52 का। सो द प्रोबेबिलिटी विल बिकम हेयर 1/13, यानी कि हर 13 कार्ड उठाने पे एक कार्ड तुम्हें इक्का मिल पाएगा। दैट्स इट। तो बेटा इस तरीके से भाषा का जब प्रयोग हो तो आप जान जाइए कि आप खतरे में हैं या आपके साथ में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। ठीक है अथर्व, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी बेटा प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या आ जाए? 1। कैसे इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी 1 आती है कि एक क्लास में 15 गर्ल्स बैठी हैं। ठीक है, एक क्लास में 15 गर्ल्स बैठी हैं और 15 गर्ल्स ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो इस क्लास से अगर कोई तुम्हें पार्टनर मिलता है तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि वो एक गर्ल होगा। तो आप कहोगे सर सारे के सारे गर्ल हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो भी मेरे 15 है और 15 में से ही मुझे चुनाव करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी? 1। ठीक है, अच्छा एक और भी बात यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मुझसे कहता है फेवरेबल आउटकम अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस जो होता है वो एक बेटा बड़ी चीज है और फेवरेबल आउटकम जो होगा वो इस सैंपल स्पेस के अंदर ही रहेगा। आप चाहे वो इसके अंदर छोटा रहे, चाहे इतना सा रहे, चाहे सैंपल स्पेस के बराबर रहे। तो बेटा अगर वो बराबर है तो प्रोबेबिलिटी मेरी 1 हो जाएगी, लेकिन अगर फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू सैंपल स्पेस है दैट मीन्स कि ये मैक्सिमम कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी प्रोबेबिलिटी की क्या हो सकती है? 1। और मिनिमम वैल्यू बेटे इस वाली प्रोबेबिलिटी की क्या हो सकती है कि सैंपल स्पेस के अंदर मेरा फेवरेबल आउटकम ही ना निकल पाए। यानी कि तुमने एक पासा फेंका और क्या चांस है कि तुम्हारा नंबर 7 आएगा? चांस ही नहीं है कोई। तो अगर बेटा चांस नहीं है तुम्हारे पास में सो दैट थिंग विल बिकम 0 फेवरेबल इवेंट। तो जो एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी या बराबर और इससे छोटी रहती है। बेटा इनइक्वालिटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इस वाली इक्वेशन को उठा के मैं धुआंधार क्वेश्चंस में सॉल्व में कराऊंगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को उठा के फिर बेटे मैं धुआंधार में आपको मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। यानी कि श्योर इवेंट्स क्या हो जाते हैं? जहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। अब बेटा प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब क्या हो जाता है? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। दूसरी बात समझो, किसी भी इवेंट की बेटा प्रोबेबिलिटी अगर पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी अगर बेटा आपकी PG है तो उसके बेटा इम्पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो आप बेटा बस केवल इसको उठा के PG को उठा के 1 में से माइनस कर दोगे। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल। पीछे वाला बेटा क्वेश्चन मैं दोबारा से उठाता हूं अथर्व, जहां पर कि आपने मुझे आंसर किया था कि 1/13। मैंने कहा कि अगर आपके पास में एक ऑनर कार्ड है लेकिन ये वाला कार्ड आपका किसी भी कंडीशन में फेस कार्ड नहीं है, सो यू टोल्ड मी द प्रोबेबिलिटी इज 1 रेशियो या 1/13। अब मैंने कहा कि 1/13 इज द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, तो इसकी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटे? 12/13। तो कभी कभी बेटा इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी को उठा के ये लोग प्यार से क्या कर देते हैं? PG ऐसे करके बेटा लिख देते हैं, PG ऐसे करके लिख देते हैं। और बहुत ज़्यादा बेटा फैंसी हो गए ये लोग, फैंसी किताब हो गई तो ऐसे करके बेटे लिख देते हैं। लेकिन ये मेंशन इन्हें करना पड़ता है कि दिस सिंबल बिलोंग्स टू इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी या फिर जो है ना इनवेरिएंट प्रोबेबिलिटी या फिर अनफेवरेबल इवेंट्स। तो ये चीज़ इनको बेटा मेंशन हमेशा करनी पड़ती है। आई थिंक आपको बेटा यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अथर्व 3 to 4 आवर्स का मैं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मेरे घर में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है 2-3 दिनों से। स्टूडियो में ओपन में करना चाह रहा हूँ और आगे की क्लासेस ना मुझे अच्छा नहीं लगता है ये इस वाले मेथड पे लेना OBS पे। तो आगे हो सकता है बहुत जल्द ही
अगर भगवान ने चाहा तो दिल्ली से बोर्ड चल चुका है, वो बस मेरे तक पहुंच जाए। पिछले 15 दिनों से ये लोग मेरे को नौटंकी बता रहे हैं। तो अगर डिजिटल बोर्ड आ गया, सो आई विल टेक माई ऑल द क्लासेस, क्योंकि मेरा जो स्टूडियो था ना वो बंद हो चुका है। मेरे 3 एम्प्लॉयज़ को जो है ना कोरोना निकल आया है, तो स्टूडियो तो मैं खोल नहीं सकता पूरी तरीके से बेटा 20 डेज़ के लिए। तो मैं डिजिटल बोर्ड पे मैं लूँगा आगे की क्लासेस। तब बेटा मैं 3 to 4 में, तब के लिए मैं अपना मैं टाइम में सेव में कर रहा हूँ। तो अभी तो बस इसीलिए मैं करता क्या हूँ ना कि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि मुझे अपना लेवल भी अगर उठाना है ना, तो बेटे उसके लिए जो ना उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा जिनको बेसिक पता होता है। मेरा मानना है कि अगर आपका बेटा नींव अगर बेटा ख़राब है ना, तो आपका बेटा इमारत कभी भी अच्छा नहीं बन पाता है। आप ये सोचो कि जब मैं बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, मैं किसी से मैं कह देता हूँ कि कार्डिनैलिटी को ही सैंपल स्पेस मान लो या श्योर इवेंट मानो और उससे जो ना माइनस करना शुरू करो, लोगों को ये सब वर्ड्स नहीं याद रहते हैं। तो कहाँ से मैं एक अच्छे लेवल पे जाऊँ? मेरा मानना है एग्ज़ाम को बीट करना है, सबसे आसान तरीका है कि एग्ज़ाम से बेटर लेवल पे कर लो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा और बेटर लेवल पे कर लो, एग्जाम के लेवल से हल्का सा ऊपर चले जाओ। और मुझे पता है कि मैं ये वाला काम मैं आराम से मैं करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं रुका हूँ। बाकी अथर्व डोंट वरी, मेरे दिमाग में इस बार इस चैनल के ऊपर जो फोकस है वो NDA 2 को लेके है और CDS को लेके है। आप देखिए, बच्चा खुद आपको मेरा नाम लेता हुआ दिखेगा। अभी बेटा केवल 1 ही 1.5 महीना तो हुआ है मुझे आए हुए, इससे पहले मैं CDS में मैं बिजी था। अभी CDS की मेरी प्लेलिस्ट मेरी बन चुकी है। और NDA का ही स्टूडेंट जस्ट इन केस वो जब 20 का जब वो होता है ना, तो वो मोटिवेट होता है थोड़ा सा वो CDS की तरफ, जस्ट इन केस अगर वो सक्सीड नहीं कर पाया NDA में तो वो CDS की तरफ बेटा वो थोड़ा सा वो मोटिवेट होता है। सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपसे जुड़ा रहता है, इसीलिए बेटे। ठीक है, चलो अब बेटा बहुत ज़्यादा अब मैं आपका मैं टाइम में नहीं खराब करूँगा आगे। बस बेटा मैं लास्ट चीज़ है मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं कि जब आपका कुछ होना किसी और चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू टू बॉट पेन एंड पेपर। ठीक है, और पेन और पेपर की बेटा कॉस्ट है 50 रुपये। तुमने कहा सर कुछ रुपए तो हैं मेरे पास में, लेकिन अब इस प्रोबेबिलिटी पे निर्भर करेगा कि 50 रुपए होने की तुम्हारे पास में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दिस सिचुएशन बिकम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब क्वेश्चन में आती है ना, तो क्वेश्चन उस कंडीशन को डिफाइन करता है। ये बात जानिएगा। जैसे ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, बहुत जल्दी आपका फिट नहीं हो सकता इस पर। एक और ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि शहर के अंदर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, या पेट्रोल पंप आपके नहीं खुले हैं, या पेट्रोल मिलने के चांसेस ही आपके बेटे केवल 50% है। मैंने कहा, और मैंने कहा कि आपकी बाइक में केवल 10 किलोमीटर का पेट्रोल पड़ा है और आपको जाके 35 किलोमीटर पे जाके एग्जाम देना है। ठीक है, तो आपने भाई बुलेट उठाई, 10 किलोमीटर में आपके बेटा 3 पेट्रोल पंप आपके पड़ते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब इन 3 पेट्रोल पंप में 50% की प्रोबेबिलिटी लगेगी पहले तो बेटा पेट्रोल मिलने की। ठीक है, दूसरी बेटा ये बात पे लगेगी कि आप 35 किलोमीटर आप जाओगे कि नहीं जाओगे। तो ये दोनों ही सिचुएशंस पे आपकी प्रोबेबिलिटी लगती है। तो ये जो पूरी कंडीशन है ये क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंसी को बेटा शो करने के लिए अक्सर हमें इंटरसेक्शन और यूनियन जैसी चीजों का इस्तेमाल करना होता है। बेटे सेट थ्योरी के अंदर ये बातें आपने देखी होंगी। ठीक है, ये आपने सेट थ्योरी के अंदर देखी होंगी। अब यहीं पे बेटा आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स आएगा। एक कॉन्सेप्ट क्या आएगा आपका, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स? तो इस पे आने से पहले एक डाइस को हम लोग रोल करते हैं, और इस बार डाइस को रोल करते ही मैंने आपके सामने जो इवेंट रखा है या एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपके सामने मैंने जो रखा है, वो मैंने कहा है कि डाइस रोल होने पे हर कंडीशन में जो नंबर आना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, किससे, 3 से। दूसरा बेटा मैंने आपको इवेंट या एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने रखा है कि डाइस के रोल होने पे जो नंबर आना चाहिए हर कंडीशन में आपका छोटा होना चाहिए, या एक काम करते हैं, इसको बेटा छोटा कर देते हैं और इसको क्या करते हैं बालक, बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा होना चाहिए 4 से। तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2 इसका आउटकम हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। आपने कहा सर इसका आउटकम हो गया 4 और 5 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई सर 1/3। ठीक है, तो बेटे एक बात बताओ, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन अगर मैं ले लूं, अगर मैं दोनों का बेटे इंटरसेक्शन अगर मैं ले लूं, तो क्या चांस है कि मेरे पास में जो आंसर या आंसर आएगा मेरे पास में, तो आप इसका आंसर मुझे बोलोगे साई, यानी कि नल इवेंट। ये जो नल इवेंट होता है इसी को ही बच्चे हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एग्जॉस्टिव
इवेंट, दिस नल इवेंट इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। क्यों? क्योंकि बेटा ये 1/3 से ये नहीं पता चलता है, यहां पे ये बेटा आपको पता चलेगा फेवरेबल आउटकम से। फेवरेबल आउटकम इसका बेटे क्या है 1 और 2, इसका बेटे फेवरेबल आउटकम क्या है 4 और 5। क्या दोनों के बीच में कोई भी कॉमन है? अगर बेटा कॉमन नहीं है तो आपका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? नल इवेंट। अब मैं इसी का मैं कहूं कि मुझे ये बताओ कि म्यूचुअली डिपेंडेंट इवेंट्स इसके क्या होंगे, तो आप मेरे से कह दोगे कि म्यूचुअल डिपेंडेंट इवेंट इसके होंगे 1, 2, 4 एंड 5। 1, 2, 4 एंड 5 हो गए, सो दिस थिंग विल बिकम ए यूनियन बी, यानी कि ए का यू आपका क्या हो गया? यूनियन हो गया है। किसके साथ में बेटा हो गया है? बी के साथ में। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैं बता देता हूं कि डिपेंडेंसी अगर आपको अगर देखनी है तो आपके सामने जब आप लोग बेटा बेयर्स पे जाओगे तो एक शब्द आएगा, बेयर्स थ्योरम पे बालक जब आप जाते हो तो आपके सामने बेटे कंडीशन आती है पी ए अपॉन बी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन पी अपॉन पी बी। अब बेटा बी अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो यहां भी बेटा बी की ही प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी। इसका मतलब होता है एक इवेंट होने के बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे की प्रोबेबिलिटी, इसका बस बेटा केवल इतना सा मतलब होता है। हाँ बेटे वो सैंपल स्पेस होगा एक्सक्लूसिव इवेंट में, ये चीज बेटा आपकी सैंपल स्पेस कहलाती है। ठीक है, चलो एक इवेंट होने के बाद में दूसरे के होने की ये वाली चीज का बेटा जो आपका है ये सिंपल ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन से आपका निकल के आता है। ठीक है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की अगर मैं बात करूं यहां पे तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हम लोग बेटा इंटरसेक्शन के ही थ्रू हम लोग यहां पे निकालते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, यानी कि मुझे दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन अगर नहीं मिला तो उसको हम लोग बेटा क्या कह देते हैं? नलीफाई। नलीफाई हम लोग कह देते हैं साई के थ्रू। और एग्जॉस्टिव इवेंट होने की बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जो मेरा एक स्पेस आउटकम होगा उससे मैं डिवाइड में करता हूं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग बी से। ठीक है, इसी के बाद में बेटा अब हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट चीज मल्टीपल थ्योरम। इसके बाद में बेटे मैं सवाल में करा सकता हूं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, मल्टीपल थ्योरम के भी ऊपर में बेटा जब हम लोग आएंगे तो हम लोग आएंगे बेटा डिपेंडेंसी के ऊपर। देखो डिपेंडेंसी यहां से शुरू होती है, कई लोग क्या करते हैं बिल्कुल स्टार्ट में बताने लगते हैं, और विदाउट डिपेंडेंसी गलत हो जाता है। क्योंकि तभी क्या होता है परम्यूटेशन कहां पे लगाना है, किस चीज को कैसे मुझे लॉक करना है, तो वहां पे मैं परम्यूटेशन लगाऊं, कॉम्बिनेशन लगाऊं कि किसी कंडीशन को मैं फॉलो कराने के लिए मैं क्या करूं, ये एक जो सिनेरियो ये जो बनता है ना ये आपके लिए बड़ा घातक हो जाता है। तो अभी मैंने कहा कि मेरा नाम है, मान लेते हैं अथर्व, ATHARV, अथर्व। मैंने कहा कि मुझको एक 6 लेटर का एक मुझे वर्ड बनाना है। ठीक है, और मुझे वर्ड बनाना है केवल यहीं पे दिए हुए अल्फाबेट्स को इस्तेमाल में लेके, यहां पे दिए हुए अल्फाबेट्स को इस्तेमाल में लेके। बेटा मैंने पहली चीज मैंने कही कि आप यहां पे किसी भी अल्फाबेट को आप बना सकते हैं विदाउट डिपेंडेंसी। आप यहां पे कोई भी नया वर्ड बना सकते हैं, लेकिन आप यहां पे बस केवल रिपीट नहीं करेंगे, और यहां पे मैंने कहा कि रिपीटिशन आपका अलाउ हो जाएगा। ठीक है बेटा, रिपीटिशन अगर मैंने अलाउ मैंने कर दिया तो मैंने क्या किया, डिपेंडेंसी मैंने खत्म कर दी। किस चीज की? कि अगर सर इसी लेटर को अगर मुझे यूज करना है तो पहली बात है बेटा 6 नहीं यूज करेंगे, बिकॉज ए मेरा कितनी बार आया है? 2 बार। तो पहला मेरा क्या हुआ? ए। दूसरा मेरा क्या हुआ? टी। तीसरा मेरा क्या हुआ? एच। चौथा मेरा क्या हुआ? आर। और पांचवा मेरा क्या हुआ? वी। तो बेटा मेरा अगर डिपेंडेंसी अगर ये अलाउ कर दे तो मैं सब में मैं ए आर टी 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 आर 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 वी 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 मैं जो मन चाहूं मैं लिखता मैं चला जाऊंगा, यानी कि 5 × 5 × 5 625 625 और इंटू 25। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 625 × 25, इस तरीके से करके विद डिपेंडेंसी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनके ऊपर मुझे ये विदाउट डिपेंडेंसी हुआ कि आपके रिपीटिशन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, मैंने कहा डिपेंडेंसी अब इनके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, कि रिपीटिशन इस बार अलाउ नहीं है। तो बेटे पहले पे आपके पास में तो ये 5 फेवरेबल स्पेस है, दूसरे पे आपके पास में 4 बचेगा, तीसरे पे आपके पास में
3 बचेगा, चौथे पे आपके पास में 2 बचेगा, पहले पे आप दूसरे पे आपके पास में बेटा 1 बचेगा और इस पे बेटा 0 आ जाएगा। अब हुआ क्या, 0 आते ही मैं क्लास के बेटा बिल्कुल मैं स्टार्टिंग में मैं पहुंच जाता हूं कि जहां पर मैंने ये वाली बात मैंने समझाई थी कि कार्डिनैलिटी ये हो गया। हाँ, मैंने आपको बेटा ये वाली बात बताई थी कि आपका कहाँ गया यार वो वाला, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मैंने नलीफाई होना मैंने बता दिया। अब बेटा क्या हुआ कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स को नलीफाई करने के लिए यहां पे मैंने इंटरसेक्शन मैंने नहीं किया, लेकिन ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, और जो केस बेटा पॉसिबल ही नहीं है उसको हम लोग बेटे क्या कहते हैं, अनफेवरेबल। ठीक है, अनफेवरेबल रिजल्ट्स। और ये वाला पहली बात है, ये वाला जो आउटकम है आपका बेटा क्या है, आउटसाइड द सैंपल स्पेस। आउटसाइड द सैंपल स्पेस को बेटा हम लोग बेटा बेयर्स थ्योरम के अंदर में क्या कह देते हैं, बाय कोटा डिड्यूसिंग आउटकम्स, बाय कोटा डिड्यूसिंग आउटकम्स। सो दिस विल बिकम योर आंसर। अगर आप लोग बेटा 5 शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो यहां पे तो बेटा नलीफाई हो जाएगा और इसका आंसर बेटा क्या आएगा, 625 5। इसी को अगर हम लोग बेटा 5 के उसमें अगर ले लेते तो 5 के उसमें लेते तो इसका आंसर बेटा 5 और 4 कितना आ जाता, 5 4 20 60 120। तो बेटा अगर हम लोग 5 का ले लेते तो मेरा आंसर क्या आता, 120, और इसका आंसर क्या आ जाता, 625 इंटू 5। इसका आंसर बेटे क्या हो जाता है, 625 इंटू 5। तो बेटे आज की क्लास में बस मैंने आपको ये बेसिक्स मैंने बताए, और सोचो बेसिक बताते बताते केवल ये बोलते बोलते कि क्या है प्रोबेबिलिटी, अभी तक तो बेटे मैं किसी में फॉर्मूले पे भी मैं नहीं आया हूँ इतनी देर में। केवल आपको ये बताना कि आखिरकार आपके प्रोबेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनकी कार्डिनैलिटी कैसे देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं, तो कार्ड्स के अंदर में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। ऑनर है बट फेस नहीं है, ऐसे सिस्टम्स में हम लोग क्या करते हैं। उसके बाद में बेटा श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद में बेटे हम लोग प्रोबेबिलिटी में इनइक्वालिटी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद में बेटा इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में बेटा फेस ऑनरिंग क्या होती है, फिर उसके बाद में बेटा हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी, तो वहां पे एग्जॉस्टिव इवेंट्स को देखा, वहां पे म्यूचुअल डिपेंडेंसी देखी, नल इवेंट देखे हम लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं आदित्य राय, डेली शाम को 8 से 8:10 के बीच में मैं स्टार्ट में करूंगा। इससे पहले आप देख लीजिएगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी ना मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने फॉर्मूले कैसे रटने हैं मैंने ये बताया है। तो कल सुबेरे 8 बजे मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग। अभी बेटा मैं 3-4 चैप्टर का केवल मैं स्टार्टिंग में करा रहा हूं। मैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करवाना एनडीए 2 के लिए। ठीक है, और एनडीए 2 के लिए बेटा हम लोग तभी क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे जब आपको मेरी भाषा समझ में आना शुरू हो। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, चैप्टर है बेटा प्रोबेबिलिटी एनडीए और एयरफोर्स के लिए। फटाफट आप लोगों ने बेटा अगर वीडियो अगर लाइक वगैरह अगर नहीं किया है देन प्लीज लाइक द वीडियो, है ना। और उसके बाद में ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके इस वाले क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। और जो भी क्वेश्चंस बेटे मैं आप लोगों को मैं जो कराऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे 2006 का है बेटा। एनसी प्रोबेबिलिटी में एक बात आप लोग बेटा अच्छे से याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता है। प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस ईयर का रिपीटिशन होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीटिशन होता है, तो एक हो सके तो एक बार बेटा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर बताइए बेटे फटाफट, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, जस्ट अ मिनट, आंसर बताइए। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
फटाफट बेटे आंसर बताइए, अभी तक बेटा कायदे के आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके बेटा आंसर बताइए। ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सुदेश, बहुत बढ़िया। आप लोग बाकी लोग भी बेटा आंसर बताने की देखिए कोशिश कीजिए, बाकी लोग भी बेटे आंसर बताने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। बेटे देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी वैल्यूज का इस्तेमाल होना है, ठीक है बेटे। हम लोगों को पहली बात है, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट एन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी ए। तो हमारे सामने बेटा दो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी ए जो है, तो प्रोबेबिलिटी ए के होने का क्या चांस है बेटे 0.6, तो फिर इसको बेटा मैं 6/10 में लिख देता हूं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी बी बेटे मेरे पास में क्या है, तो आपने कहा सर ये है 3/10 क्योंकि 0.3 दिया हुआ है। अच्छा विल इन्वेस्ट इन बोथ, तो बेटा यहां पे जब भी बोथ की बात होती है तो बोथ की बात में हम लोग बेटा काम कर रहे होते हैं ए यूनियन बी का, ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए सॉरी एक मिनट रुकिएगा, सिंबल बेटे उल्टा लग गया है। तो जब भी बेटा बोथ की बात हो रही होती है तो उस वाले सिनेरियो में हम लोग जो आपसे बात करते हैं वो हम लोग बेटा बात करते हैं इंटरसेक्शन की, और ए इंटरसेक्शन बी के लिए मेरे को प्रोबेबिलिटी दी गई है बेटा 2/10। अब आप लोगों ने बेटा एक रूल पढ़ा होगा, उस वाले रूल को कहा जाता है डी मॉर्गन्स रूल, ठीक है, डी मॉर्गन्स रूल। इस वाले रूल में बेटा आपसे कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर जिसमें कि ना तो वो ए में भरे ना ही वो बी में भरे, तो बेटा इस वाले रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि निल ए इंटरसेक्शन निल बी अगर आपको दिया है तो इसको मैं इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का निल। मैं इस मैनर में मैं इस वाली चीज को लिख सकता हूं। दीपक यादव ने आंसर दिया है बेटा सी, अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है। वैसे आपका आंसर बेटा सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बेटा इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये हो जाता है बेटे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो है, और ये आपने बेटा सेट थ्योरी के अंदर ये वाली चीज आपने पढ़ी होगी, पहले के 2 चैप्टर के अंदर ही ये वाली चीज आ जाती है। तो 1 में से नाउ आई हैव टू माइनस 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.2, और बेटा ये सब चीजों को जब मैं सॉल्व करके मैं आंसर निकालूंगा, सो माय आंसर विल बिकम 0.3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर बेटा मेरे को ये सब चीजें लिखनी पड़ी हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको बेटा ये सब चीजें कोई सॉल्व नहीं करनी पड़ती, आप बस यहां पे देखिए ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.3, और ये दोनों एक साथ में ना हो जाए क्योंकि इनका बस केवल बेटा यूनियन हटाया जाता है, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे 1 से। मानिए कि आपने बेटा माइनस किया, आपके पास में आया 0.7, तो ये 0.7 तो बेटा दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो कुछ भी नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी बेटा 1 माइनस 0.7। तो ये वाला क्वेश्चन आप बेटा चाहते तो वर्बली भी कर सकते थे, बस केवल दिक्कत इस बात की आ जाती है आप लोगों के सामने कि आप लोग प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वाले बेटा सवाल को सॉल्व कीजिए, इस वाले सवाल को सॉल्व कीजिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड प्लीज बी फास्ट, एंड दोज हु हैवंट लाइक द वीडियो येट प्लीज लाइक द वीडियो। जिन्होंने अभी तक बेटा वीडियो नहीं लाइक किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी लोग आ चुके हैं बेटा कम से कम आंसर दो। एक एयरक्राफ्ट के बेटा 3 इंजन हैं ABC। एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है अगर तीनों के तीनों इंजन एक साथ में फेल हो जाएं, तो ये ध्यान रखना यहां पे बेटा एंड का केस है कि और का केस है, क्योंकि अगर बेटा एंड का केस होगा तो तुमको पता होना चाहिए प्लस या माइनस में से क्या करेंगे, और का केस होगा तो तुमको बेटा पता होना चाहिए कि प्लस या माइनस में से हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है, तो एंड का केस है कि और का केस है। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी लेंगे तीनों के फेल होने की, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेलियर ऑफ 0.03 पहले इंजन की, 0.02 दूसरे इंजन की और 0.05 तीसरे इंजन की, ये हमारे पास में बेटा प्रोबेबिलिटी। अब तीनों के एक साथ फेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी जब हो जाएगी तो हमारा प्लेन बेटा क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा। और क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी को अगर बेटा मैं हटा दूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन क्रैश की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन ए हमको बेटा दी गई है 0.03, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजन बी दी गई है, जिसको आंसर देना था बेटा अभी तक दे चुका होता, ठीक है, 0.02, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको बच्चे दी हुई है 0.05, ठीक है। अब ये तीनों अगर एक साथ अगर बेटा हो जाते हैं, बेटा कोई भी काम अगर एक साथ में होना है, इकट्ठे होना है, तो उसके लिए बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। और यहां पे हमसे पूछ क्या रहा है कि प्लेन क्रैश ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन नॉट क्रैश, इसके लिए बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, CRASH, इसके लिए बच्चे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रैश कब होगा, तो 1 में से बेटा हमको जो माइनस करना पड़ेगा वो हमको करना पड़ेगा 0.03 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.05, ये चीज बेटा अपने को माइनस करनी पड़ेगी। अब जरा गौर करो कि अगर मैं इन सब चीजों को मैं लूं तो यहां की वैल्यू बेटा नियरली अबाउट 1 2 3 0 आएगी, यानी कि मेरे इन सब प्लेसेस पे बेटा मेरे को 999999 चाहिए होगा, यानी कि मैं इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। मुझे बस ऐसे ही पता है वैल्यू एडेप्टेशन से या वैल्यूज मेरी किस तरीके से निकलेंगी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। बेटे खुद ही देखो कि यहां पे ये जो आपका 0.3 लिखा है, इसको बेटा हटाओगे 00 आएगा, इसको बच्चे यहां से हटाओगे 00 आएगा, इसको बेटा यहां से हटाओगे 00 आएगा, फिर इस पूरे का बेटा 1 के साथ में जब एलसीएम लोगे तो इसकी वैल्यू बेटा क्या बन जाएगी, 10 लाख के आसपास। और बेटा 10 लाख के आसपास अगर बनेगी तो ये सब पॉइंट में से ये सब बेटे क्या होते हैं आपके 99999, और इसको आप लोग बेटा 10 मान लेते हो तो कुछ भी जब माइनस करते हो तो हो जाता है, यानी कि मेरे पास में 5 9 बचना आवश्यक है अगर मैं इन तीनों चीजों को अगर मैं मल्टीप्लाई भी अगर मैं कर देता हूं तो, ठीक है। सो योर आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। और बेटा तीनों को बेटा मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3 इंटू 2 इंटू 5 30 आएगा, यानी कि पीछे से बेटा आपका 3 आपका निकलने की नौबत आ जाएगी 3.0, तो इसको जब आप बेटा निकालोगे तो फिर आपके पास में आंसर भी उसी हिसाब से आएगा। सो योर आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट बताइए समझ में आया कि नहीं आया ये वाली चीज, आप लोगों को बेटा प्रोबेबिलिटी आता है कि नहीं आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आप लोगों को बेटा प्रोबेबिलिटी आता है कि नहीं आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस वाले सवाल को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आराम से कीजिए। इस वाले क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आराम से करिए। बताइए जल्दी से आपका आंसर क्या होगा। Tell me what will be the answer of this question. Tell me what will be the answer of this question. Tell me what will be the answer of these questions. What will be the answer of this question? जल्दी से बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
इसका आंसर बताइए बेटे क्या हो जाएगा, जितना जल्दी बता सकते हैं फटाफट बताइए। बहुत ही खराब हालात आप लोगों के बेटे चल रहे हैं इस समय। इसका आंसर बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बेटे। हमको दिया गया है कि एक स्टूडेंट के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट द पास मैथमेटिक्स में जो वो होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन मैथ्स इज 4/9। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन फिजिक्स इज 2/5। ये वाली बात हमें बेटा क्वेश्चन के अंदर दी गई है। एज्यूम दैट पासिंग इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो बेटा आप लोगों को अब यहाँ पे एक बात जाननी होगी कि जब भी कोई चीज इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है, दो प्रोबेबिलिटीज, तो अगर आपके पास में बेटा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लिखा है, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी लिखा है, तो इसको आप लोग बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते हो। इसी तरीके से आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है, तो इसको आप बहुत आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आप कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपके पास में ए डैश, बेटा डैश का मतलब होता है निल वाला, ठीक है, निल वेरिएबल्स, यानी कि अगर ए के होने की क्षमता अगर पी ए अगर लिखी है तो ना होने की क्षमता कहते हैं बेटा पी ए डैश को। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या होती है इसके लिए आपके पास में, कि आपके जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन में भी मुझे क्या दिया गया है, इंडिपेंडेंसी मुझे प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर इसने मेरे से कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन पासेस इन मैथ्स बट फेल इन फिजिक्स, यानी कि मुझे क्या चाहिए कि आदमी मैथ में तो पास हो जाए लेकिन बेटे फिजिक्स में फेल हो जाए। इसका मतलब क्या है, पास इन मैथ्स, और इसका मतलब बेटा क्या है, फेल इन फिजिक्स। यही तो मतलब है इस वाली चीज का, ठीक है। तो एक आदमी बेटा मैथ्स में तो पास हो जाए लेकिन फिजिक्स में फेल हो जाए, इस चीज की ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत जरा सी होगी कि मैथ्स में बेटा पास होने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो फिजिक्स में फेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी। और बेटा फिजिक्स में बेटा पास होने की प्रोबेबिलिटी ऊपर आपको बेटा दी गई है 2/5, तो फिर फिजिक्स में बेटा फेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बेटा कितनी हो जाएगी, 3/5। यानी कि मैथ्स वाला 4/9 और इसका वाला बेटा 3/5। आप इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और आपका आंसर बेटे क्या आ जाएगा, 4/15। सो 4/15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और देखो बेटा कितना इजीली ये वाली चीज आ जाती है 4/15, कि आपको बेटा बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग बेटा कभी ध्यान ही नहीं देते हो। सबसे बड़ी ये बात है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, कोई क्वेश्चन कहीं से भी कराओ, कई लोगों को बेटा बेसिक्स नहीं पता होते हैं। बेसिक जिस दिन पढ़ाओ तो रेगुलरिटी नहीं है आपके आने में। इतनी बार मैं कह चुका हूं, एनडीए का सेशन आपका रोज दोपहर में 3 बजे चलता है। नील रॉक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर था, 3 बजे रोज दोपहर में चलता है बेटा। हो सकता है मैं 5-7 मिनट आगे पीछे हो जाऊं, बट आप लोग आगे पीछे मत किया करो। आप लोग बेटा टाइम से आ जाओ। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप डेली आप करके तो देखें क्लास, आपको बहुत बड़ा आपको बेटा एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी आदत है कि कोई भी एक चीज होगी तो मैं सारी चीजों को मैं बताना मैं शुरू करता हूं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आई थिंक एनडीए के इतिहास के सबसे ईजी क्वेश्चन में से एक है। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Find the answer of this question. इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Find the answer of this question. जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। देखते ही आंसर बता सकते हो, देखते ही आंसर बता सकते हो अगर बेटा सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बात को समझना। इफ
सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज सेम, अगर आपका बेटे सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर बिल्कुल सेम है तो बेटा आपको किसी भी कंडीशन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं चिंता करने की आवश्यकता है ये भी जान लो जरा सा। क्योंकि बेटा मेरे पास में मान लो कि 16 टिकट में से 4 को प्राइस मिलता है, यानी कि प्राइस जीतने की यानी कि विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/16 है, यानी कि बेटा 1/4 है। तो बेटा 1/4 की प्रोबेबिलिटी तब भी होगी जब मैं एक कार्ड में उठाऊं, 1/4 की प्रोबेबिलिटी बेटा तब भी होगी जब मैं 3 कार्ड्स में उठाऊं, 1/4 की प्रोबेबिलिटी बेटा तब भी होगी जब मैं 20 कार्ड उठाऊं। बेटा प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज होगी, क्योंकि यहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है कि जो चीजें बेटा प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, जो चीजें बेटा प्रोबेबिलिटी में अपना रोल प्ले कर रही हैं, वो चीजें बेटा बिल्कुल सेम है जब तक ये सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक कार्ड उठा के इधर का इधर कर दिया या विनिंग वाला कार्ड जो है वो वापस से मैं उसमें मैं रख दूंगा, तब तक बेटा प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। आदमी चाहे एक टिकट खरीदता तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, आदमी चाहे बेटा 4 टिकट खरीदता तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, आदमी चाहे बेटा 16 के 16 भी खरीदेगा ना तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। सारी चीजें भूल जाओ, केवल लॉजिकली सोचो। 10 पेंसिलों में से 2 पेंसिलें टूटी निकल जाती हैं, यानी कि टूटी पेंसिल की प्रोबेबिलिटी है 2/10। तुमने एक पेंसिल भी बेटा उठाई ना तो उस पेंसिल के टूटे होने की प्रोबेबिलिटी थी 2/10। बात समझे? प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर वर्क करता है जब तक इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस नहीं आते हैं, जब तक मेरे एक्सपेरिमेंट में चेंजेस नहीं आते हैं, तब तक बेटा हर जॉनरा, हर एंटाइटी, हर पर्टिकुलर यूनिट की प्रोबेबिलिटी वही रहती है। आई होप आपको ये वाली पूरी बात बेटा क्लियर हो गई होगी। 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। इवन एयरफोर्स, इसको तो बेटा मेरे को लग रहा है एयरफोर्स का अगर मैं जोड़ दूं तो फिर बेटा 10 से ऊपर का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। इसको करिए 6 बुक्स नंबर्ड, 6 बुक आपकी बेटा नंबरिंग कर दी गई है उनकी, 1 2 3 4 5 6 ये सब अरेंज की गई। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 और 3 बेटा कॉन्जिक्यूटिव प्लेस लेंगे, एक साथ लगातार आएंगे 2 और 3? इस बात की बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है फटाफट बताइए। 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस लेंगे, एक साथ लगातार आएंगे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फटाफट बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इतने एक तो मैं छांट के मैं क्वेश्चन में लेके आया हूं। दूसरा बुरा ये लगता है कि कल जबकि डिसाइड हुआ था कि प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हिमांशु ने मेरे को आंसर दिया है डी और नील ने मुझे आंसर दिया है बी। मुझे आंसर नील का मुझे देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है बेटे। हिमांशु डी भी आ सकता है, लेकिन तुमने एक चीज बस तुमने एज्यूम तुमने नहीं की। देखो अगर मैं ये मान के चलूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मैं अगर बेटा ये मान के चलूं कि टोटल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बेटा डायरेक्टली कह दोगे 6 वैल्यूज है और 6 फैक्टोरियल इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मैंने कहा अब ये क्या कह रहा है कि 2 और 3 को एक साथ में लेना है, यानी कि इसकी बॉक्सिंग कर देनी है हमें। यानी कि अब बाकी के बुक्स को रखने के लिए कौन कौन सी बची? 1 4 5 6, यानी कि बेटा हमारे पास में बुक्स को रखने का बेटा प्लेस कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 ही प्लेसेस तो हो रहे हैं। और बेटा आपको ये पता है कि ये वाली चीज बेटा कितने अरेंजमेंट देगी? 5 फैक्टोरियल। लेकिन आपको बेटा ये भी पता है कि 5 फैक्टोरियल अगर अरेंजमेंट अगर ये मेरे को देगी तो बेटा 2 और 3 में भी तो आगे बेटा 3 हो सकता है, पीछे 2 हो सकता है, यानी कि ये भी तो एक अरेंजमेंट आ सकता है। यानी कि मेरे को बेटा सीधे सीधे 2 फैक्टोरियल से दोनों को जोड़ना पड़ेगा, आगे पीछे लेना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं और हमारा जो टोटल स्पेस है वो मेरा 6 फैक्टोरियल था। बस आप बेटे इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 2/6 आ जाएगा और 2/6 को काट के मैं क्या लिख दूंगा? 1/3। अब हिमांशु ने क्या किया? हिमांशु ने ये वाली चीज नहीं सोची थी, 3 और 2 के आगे पीछे होने को लेके हिमांशु ने ध्यान नहीं दिया। रहीसुल हसन जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नहीं, आपका भी आंसर बेटा गलत हो गया, डी। मुझे दूर से देखने में लग रहा था कि आपने बी लिखा हुआ है।
नील, बात समझ में आई? ऑप्शन बेटा इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों बेटे करेक्ट आंसर है? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव तो रखना है, लेकिन ये आगे और पीछे भी बेटे हो सकता है। तो यहीं पर बेटा दो केस बन रहे हैं। तो एक बार तो बेटा इसको लेके आप पूरा आप चलोगे और एक बार आप इसको लेके चलोगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि 2 फैक्टोरियल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपने फेवरेबल आउटकम से, यानी कि 5 फैक्टोरियल से, और टोटल स्पेस हमारा कितना था? 6 फैक्टोरियल। सो माई आंसर विल बिकम बाई सॉल्विंग दिस 1/3। ये एक बेटर क्वेश्चन था पीछे वाले से। हालांकि जो पहले के 2 क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा वो टिपिकल थे। मैं आप लोगों को बेटा पीछे से अगर हम लोग दिखाएं, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी था। मैंने वैसे ग्रुप में मैंने डाल दिए हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो आराम से बेटा चाहो तो आप लोग बेटा रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन था। लेकिन हम बेटा टाइम की बर्बादी ना करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एवरीवन। हाँ बेटा विदाउट फैक्टोरियल भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि पहले फैक्टर्स में जो ना लोगों को ठीक से करना आ जाए, तब तो मैं बताऊं कि इसको डायरेक्टली देख के भी तुम आंसर तुम कैसे मारोगे। लेकिन होता क्या है, डायरेक्टली देख के आदमी बता देता है और पता चलता है फैक्टर भी खराब है लोगों के। प्रोबेबिलिटी अभी क्या है कि अभी कुछ एक चीजों के सहारे बट कहां पे लगना है, बट एंड एक जैसा होता है तो क्या करते हैं, और जब आता है तो क्या करते हैं, ये सब कंडीशंस मैं बता के आपको आगे बढ़ा सकता हूं। लेकिन डायरेक्टली में ये लोग कंफ्यूज होंगे। बताइए बेटा फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट बताइए बेटे, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई अगर ऐसा हो जिसने कि बेटा लाइक ना किया हो या फिर सपोर्ट अभी तक ना शो किया हो, तो प्लीज़ सपोर्ट शो कर दें। ट्रूथ एंड प्रोपेगेंडा का आ गया है बी, एकेडमी का भी आ गया है बेटा बी। बाकी लोग बेटा सॉल्व करें। देखो है क्या कि एक बैग है जिसमें कि 5 वाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल है, दूसरा बैग है जिसमें कि 2 वाइट बॉल और 4 ब्लैक बॉल है। पहले बैग से वो एक बॉल निकालता है और दूसरे बैग में डालता है, फिर दूसरे बैग से निकालेगा तो वो वाली बॉल मेरी ब्लैक होगी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बेटा क्वेश्चन इजी है लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ट्रिकी है। इसको बेटा बस केवल रट लेना। तुम लोगों के लिए मैं 1 मिनट के लिए मैं वेट में कर रहा हूं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मेरे हिसाब से बेटा आंख बंद करके बेटा पूरा रट लेना। ये कंडीशन बेटा एज इट इज आपकी, बैट्समैन बैटिंग के लिए कौन सा बैट उठाएगा, कौन से ब्रांड का बैट उठाएगा। खैर ये जेई का कौन क्वेश्चन था, लेकिन स्टिल बेटे इतना तो एहसास होगा ना कि जहां पर और का फीलिंग आता है वहां पर अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां पर और का फीलिंग आता है, इंग्लिश वाले और का, वहां पर अपन लोग ऐड करते हैं। ये वाले क्वेश्चन पे बेटा दोनों कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करवा देना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बेटे आपका टाइम अब खत्म हो चुका है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मेरे पास में बेटा बैग 1 है। बैग 1 जो है उसमें इसने कहा है कि 5 हमारे पास में वाइट बॉल हैं और 3 हमारे पास में ब्लैक बॉल हैं। इससे बॉल उठा के इसको डालनी है किसमें बेटा? बैग 2 में। बैग 2 में बेटा आपसे कहा जा रहा है कि 2 वाइट बॉल हैं। सर बहुत कम वॉचिंग जा रही है, ऐसा क्यों? इसका तो आज तक मैं भी राज नहीं समझ पाया हूँ। इस चैनल ही पे कुछ गड़बड़ी मुझे लगती है कि कभी मैंने आज तक मैंने देखा ही नहीं है 10 से ऊपर, तो पता नहीं क्या है। मतलब चैनल किसी और का था, ब्रांडिंग किसी और की हो गई, या क्या था मुझे तो, मैं सच्चाई बताऊं, मैं लिटरली स्पीकिंग आई फाउंड टाइम वेस्ट। लेकिन कईयों बार जिस कंपनी में आप कार्यरत होते हैं आपको उसका काम करना पड़ता है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, है ना। जैसे अभी आप लोग हो बेटा प्रिपरेशन कर रहे हो आर्म्ड फोर्सेस की, अब आपको गोली चलाना अच्छा लगे या ना लगे, आपके उसूलों के विरोध में हो या पक्ष में हो, बट आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो सम काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो चलो इस वाले बैग से बेटा क्या होता है, एक बॉल उठाई जाती है और इस वाले बैग में डाली जाती है। फिर इस वाले बैग में बेटा डालने के बाद में क्या होता है कि हम लोग एक बॉल को पिक करते हैं, और इस वाली बॉल के बेटा ब्लैक होने की संभावनाएं क्या है? सर शेयरिंग नहीं होने के कारण। शेयरिंग यार क्या, मुझे ये लगता है 3 बजे डेली आ रहे हैं, 15-20 बच्चे भी आते हैं ना तो बेटा फ्लो बनने लगता है।
लेकिन कई बार बच्चे ही क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आता नहीं है, कॉन्सेप्ट में पढ़ते समय उनको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, वो यही बात नहीं समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का है, इसको बस बेटा कॉम्प्लिकेट किया गया है। लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे, यानी कि मुझे बैग 2 से बेटा ब्लैक बॉल चाहिए, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। तो बेटा पहले तो मेरे पास में, बहुत ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास में बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना, कि यहां से बैग 1 से मैंने एक ब्लैक बॉल मैंने निकाली, क्योंकि बेटा इस पे भी निर्भर करेगा कि बैग 1 से जब तुम बॉल निकालते हो तो तुम बेटा ब्लैक निकालते हो या व्हाइट निकालते हो, क्योंकि वो यहां पे नंबर जो है वो चेंज कर देगा यहां पे ब्लैक और व्हाइट बॉल्स का। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी लोगे कि पहले बैग से आपने बेटा ब्लैक बॉल निकाली और दूसरे वाले भी बैग से आपने बेटा ब्लैक ही बॉल निकाली। इसके बाद में और की कंडीशन आएगी, या फिर क्योंकि दोनों कंडीशन में से एक सच होती है तो बेटा दोनों की प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हैं कि पहले वाले बैग से आपने बेटे व्हाइट बॉल निकाली और दूसरे वाले बैग से आपने बेटे ब्लैक बॉल निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बेटा पहले वाले बैग से ब्लैक बॉल निकालने की बेटा प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। अब बेटा हुआ क्या, यहां से ब्लैक बॉल निकल के यहां पे चली गई है, तो इस जगह पे बेटा ब्लैक बॉल का जो एक वो होगा, नंबर होगा, वो बेटा बढ़ जाएगा। और बेटा यहां पे नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 5/7, क्योंकि बेटा यहां पे हमें बैग 2 में तो 6 बॉल्स दिख रही हैं, बट एक्चुअल में जब एक बॉल उधर से इधर आ गई तो बेटा अभी बॉलें मेरे पास में कितनी हो गई हैं, 7 हो गई हैं। अच्छा दूसरी बात देखो बहुत ध्यान से, इसको बेटा मेरे को ऐड कर देना है किसमें, यहां से बेटे मैंने व्हाइट बॉल निकाली। अब बेटा व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8। तो 5 को बेटे 8 से डिवाइड कर दो, उसके बाद में बेटा मल्टीप्लाई आप लोग बेटे करेंगे, और यहां से बेटा व्हाइट बॉल इसमें गई है तो यहां पे बेटा नंबर तो आपका 7 हो जाएगा, लेकिन मेरे जो ब्लैक बॉल्स हैं वो नंबर में बेटा बिल्कुल 7 रहेंगे, यानी कि 4 के 4 रहेंगे, सेम रहेंगे। तो बेटा बस सीधी सी बात है कि 5/7 यहां भी है, 5 क्यों लिखा मैंने, 8 होगा यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे बेटा 8 था, 3/8 था, मैंने 5 मैंने किसी और झोंक में, बेटा 7/8 यहाँ भी है, 7/8 यहाँ भी है, तो फिर मेरा डिनोमिनेटर विल बिकम 56, और यहाँ पे बेटा 3 और 5 15 है, यहाँ पे बेटा 5 और 4 20 हो जाएगा, तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा 35। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 35/56 इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा आपका करेक्ट आंसर है। पहले बेटा सभी लोग बताओ कि ये वाली बात सबको समझ में आई, नील रॉक्स, ओंकार तिवारी, टॉप, सभी को बेटा ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ये वाला क्वेश्चन बेटा समझ में आया, फटाफट बता दो आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आ गया है, थोड़ा सा फिर से मैं बता रहा हूं, देखो देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एक्चुअली यही वाला क्वेश्चन है, यही फॉर्मेट बस चलता है, और कोई बेटा फॉर्मेट है नहीं। अपने पास में बेटा 2 बैग हैं, बैग नंबर 1 जिसमें कि बेटा 5 वाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं, तो टोटल बॉल्स बेटा इसमें कितनी है, 8। बैग नंबर 2 भी एक अपने पास में, जिसमें कि बेटा 2 वाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, तो यहाँ पे बेटा टोटल बॉल कितनी है, 6। अब बेटा ये कह रहा है कि बैग नंबर 1 से आप एक बॉल उठाते हो और उसको आप पुट कर देते हो बैग नंबर 2 में, और फिर बेटे आप बैग नंबर 2 से एक बॉल उठाते हो और इसके बेटा ब्लैक होने की क्या संभावना है। तो बेटा कंडीशन को समझो, यहाँ पे बेटा 2 केस बनेगा। केस नंबर 1 मेरे से कहेगा कि जो तुमने यहाँ से बॉल पिक की है वो बॉल वाइट है, और जो बॉल बेटा तुमने यहाँ से पिक की है वो वाली बॉल ब्लैक है, तो इसके आधार पे फिर आगे का नंबर मेरा बनेगा। तो आपने कहा कि अपने को ये बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, तो बेटा पहले मान लेते हैं कि हमने बैग 1 से, पहले मैं लिखूंगा बैग 1 से मैंने व्हाइट बॉल निकाली, और बैग 2 से तो बेटा हर कंडीशन में हमें ब्लैक बॉल ही निकालनी है, ठीक है, बैग 2 से हमें बेटा ब्लैक बॉल ही निकालनी है, प्लस क्योंकि इन दोनों के बीच में बेटा कैसी कंडीशन आ रही है, और का मतलब बेटे क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। तो बेटा ये कितना है, यहां से बेटा मैंने बैग 1 से मैंने ब्लैक बॉल निकाली है, और फिर बैग 2 से भी बेटे मैंने ब्लैक बॉल निकाली। अब जरा सा एक बात समझो कि बैग 1 से अगर मैं एक बॉल में निकाल के बैग 2 में मैं डालूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर मेरा 7 हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा बेटे मेरा,
मेरा नंबर्स बेटे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 7 हो जाएंगे, ठीक है। और 7 होने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि बैक 1 से मैंने एक बॉल निकाल के यहाँ पे मैंने डाली हुई है। अब जरा सा दोबारा से अब हम लोग बस केवल प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं, प्रोबेबिलिटी को बेटा आगे बढ़ा के समझते हैं। 1 मिनट, काट दे फोन। तो बेटा आपका व्हाइट बॉल बैग 1 से आपने मान लीजिए कि आपने एक व्हाइट बॉल आपने पिक की, ठीक है, मान लीजिए। तो बेटा व्हाइट बॉल के पिक होने के चांसेस आपके क्या हैं, तो आपने मेरे से कहा कि सर 5/8। मैंने कहा ये कैसे, आपने कहा सर फेवरेबल आउटकम्स थे मेरे 5 और टोटल आउटकम्स थे मेरे 8। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ब्लैक बॉल का क्या है, आपने कहा सर यहाँ से यहाँ पे अगर एक व्हाइट बॉल गई है तो ब्लैक के ऊपर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ब्लैक बॉल का सर 4 हो गया और टोटल नंबर ऑफ बॉल सब बेटे कितनी हो गई हैं, 7 हो गई हैं। तो इसका बेटे कितना हो गया आपका, 7 हो गया। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से आपने एक ब्लैक बॉल अगर आपने पिक कर ली है बच्चे, तो ब्लैक बॉल अगर आपने पिक की है तो ब्लैक बॉल के बेटा पिक होने के क्या चांसेस हैं, आपने कहा सर फेवरेबल आउटकम है 3 बॉल्स और टोटल आउटकम है 8 बॉल्स। इसको हम लोग सर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपने कहा सर इस वाले कॉर्नर में हमारे पास में, नमस्कार नमस्कार अक्षय पटेल जी, इस वाले कॉर्नर में हमारे पास में बेटा ब्लैक बॉल गई है। अब बेटा ब्लैक बॉल अगर हमारे पास में गई है तो यहां पर नंबर ऑफ बॉल्स तो बेटा 7 हो गई, लेकिन ब्लैक बॉल भी अब कितनी हो गई, 5। तो ये हमें बेटा ध्यान देना था, और ये ध्यान देने के पीछे ये इस तरीके के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जल्दी लोग लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखिए क्वेश्चन नहीं टफ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे पास में परम्यूटेशन या फिर कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जब तुम्हें चूज करना हो तो कॉम्बिनेशन है, जब तुम्हें मैनेज करना हो तो परम्यूटेशन है। तो बेटा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे साधारण प्रोबेबिलिटी लग रही है। लेकिन ये बहुत खूबसूरती है कि बैग से बॉल जब इधर से उधर जब जाएगी तो वो वहां के नंबर्स को चेंज करेगी, और यहाँ पे हर एक नंबर को नहीं चेंज करेगी, केवल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को चेंज करेगी, जिसकी वजह से मेरे अल्टीमेट फेवरेबल रिजल्ट के ऊपर फर्क आएगा। बस इसको बच्चे सॉल्व कर दो। डिनोमिनेटर विल बिकम 56, ऊपर के दोनों हो गए बेटा 20, नीचे के ये दोनों हो गए बेटा 15, तो ऊपर क्या आ जाएगा 35। 35/56 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको बेटा 2-2 बार केवल इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज समझाई है क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना महसूस हो इस क्वेश्चन के ऊपर। बेटा अब आगे वाला ये वाला क्वेश्चन करो, देखिए कितनी अकल है। ये बेटा बिल्कुल जिसको कहते नहीं है बिल्कुल बेकार बकवास मुफ्त के मार्क्स, मैंने एक दिन समझाया था ना एनडीए पेपर के अंदर नियरली अबाउट 80 मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन लोग कभी एनसीईआरटी की थ्योरी ही नहीं पढ़ते हैं। ये मेरे हर एक वीडियो में 1 या 2 जने आके डिसलाइक के मार देते हैं और केवल 1 या 2 ही पढ़ते हैं, केवल 1 या 2 ही। और वो जैसे ही वो क्लास शुरू होगी उसके 5 से 7 मिनट्स के अंदर में एक पढ़ जाता है। तो होगा कोई जिसको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी और मैं उसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं, मैं ध्यान ही नहीं देता। बेटे फटाफट इसका आंसर बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग इसका भी आंसर नहीं बता पाओगे। अच्छा ये मत पूछना सर 2009 के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, बेटा आगे भी क्वेश्चन इसी तरीके से आए हैं। बहुत बहुत प्यार होता है एक दो को। रहसुल हसन बहुत बढ़िया रहसुल बेटा, मैं 3 दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, तुम बेस्ट आंसर्स देते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन वाकई में सही है। कहीं पे बेटा रहसुल पहले भी कहीं पे आपने क्या दिया हुआ है, नील रॉक्स वेरी गुड, अक्षय पटेल वेरी गुड। रहसुल आपने बेटा पहले कोई एग्जाम क्या दिया हुआ है, जैसे एक शाम के बैच में आता है प्रियांशु, उसका भी जो ना आंसर बढ़िया देता है। मतलब मैं ये उम्मीद तो मैं करी के नहीं चलता हूं कि तुम हर एक क्वेश्चन को बता दोगे। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, कई एक जो ना टीचर लोग उसको अवॉइड करते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ पे प्लस है, वो एक अलग सिचुएशन है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन ये एटलीस्ट जिसको बेसिक अच्छे से आता है मुझे बढ़िया लगता है। देखो कोई भी नहीं है, पहली बात है बेटा आर्बिट्रेरी इवेंट है, और उसके बाद में ये कह रहा है कि बोथ ए और बी तो हो जाएं लेकिन सी ना होने पाए। तो बेटा ए और बी अगर हो जाएं तो इसके बीच में तो बेटा इंटीग्रेशन है, लेकिन इनके साथ ही में सी ना होने पाए तो नॉट का यहां पे ये लग गया। ये बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट आंसर है। इसको तो बेटा समझाऊं भी तो फिर मैं कहां से मैं समझाना शुरू करूं, आई डोंट इवन नो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये सोचो ये वाला 2009 में हमसे पूछा गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को करो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गुड है, मतलब वेल बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक सा क्वेश्चन है, ठीक सा। इसको करिए।
इसको करिए। इसको करिए प्लीज। और जिसने भी बेटा लाइक ना मारा हो कम से कम यार लाइक मार दो। 7-8 लड़के देख रहे हो, 14 हो चुके हैं, कम से कम 18 के पार निकाल दो, है ना। लाइक मार दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। 18 के पार निकाल दीजिए जिसने भी बेटा लाइक ना मारा हो। शानदार शानदार क्वेश्चंस मैंने करा ही दिए हैं। इससे भी टफ लेवल पे मैं जा सकता हूं, लेकिन बेटा आप लोग पहले आंसर उस हिसाब से आप लोग बेटा देना शुरू करो, तब तो आप लोग जो टफ लेवल की आप लोग उम्मीद कर रहे हो आई विल गो फॉर दैट। ठीक है, अब ये मत कहना सर आईआईटी भी क्या करा दोगे। प्रीतम मोंडाल, वेरी गुड, बढ़िया। नील रॉक्स गलत है, प्रीतम तुम्हारा सही है। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू। लाइक शेयर करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक मार दें वीडियो को। मेरा चैनल नहीं है जो कि मैं ये समझो कि मुझे कुछ मिल जाएगा। हाँ 23/26 होगा अक्षय, बिल्कुल सही, 23/26 होगा। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रहसुल बिल्कुल सही, बी ऑप्शन होगा। नील एक बात को समझो, इंग्लिश अल्फाबेट में बेटा लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। मैट्रिक्स की क्लास बेटा 1-2 बार मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ाने की कोशिश किया है, लेकिन कुछ कायदे से नहीं आता है लॉन्डो को, कुछ कायदे से नहीं आता है। पूरी क्लास ऐसी हो जाती है कि 6 मतलब डिटर्मिनेंट्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए। मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने मैट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीजें आपके मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक में भी बेटा मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। सारी चीजें मैंने देखी हैं, तो मैंने देखा बहुत ही खराब होता है बेटा सेक्टर डिटर्मिनेंट का, कि मतलब आंसर क्या, मतलब कई एक चीजें बेटा पूछो। लेकिन फिर भी आपने मेरे से रिक्वेस्ट किया, मैं ट्राई करता हूं। मुझे आप 3 से 4 दिनों का आप बस समय दें, मैं जल्द ही एक मैं मैट्रिक्स की क्लास लगा दूंगा। आप लोगों को बेटा याद रखना है, हर दोपहर 3 बजे आपकी बेटा एनडीए को लेके मैं एक टॉपिक में लेके आऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन कराते हुए मैं कॉन्सेप्ट में समझाता हुआ चलता हूं। तो अगर बेटा मैं देखूं कि मेरे को 3 रैंडमली लेटर्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या है? चूज करना है, यानी कि सी से चूज बेटा लिख दो यहां पे। ठीक है, सॉरी इधर सी मत लिखो, इधर लिख दो, सी से चूज लिख दो। और कितने को बेटा चूज करना है? 3 को। तो ये अपना बेटा क्या है? टोटल स्पेस, यानी कि टोटल आउटकम। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है ए नहीं आना चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप ए को हटा दो तो फिर कितने अल्फाबेट बचेंगे? आपने कहा सर 25 बचेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, 25 में से कितनों को बेटा सेलेक्ट करना है? 3 को सेलेक्ट करना है। तो ये बेटे अपने क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब बेटे इतना तो तुम्हें पता होगा ना कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और इसको बेटा जैसे ही तुम रखोगे तो फिर जो है ना 26C3 और 25C3 आप बेटा करोगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसको एनसीआर का बेटा मतलब नहीं पता होगा। तो बेटा एनसीआर का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। जरा सा एक बात देखना कि तुम n का फैक्टोरियल यहां पे बेटा लिखोगे, उसके बाद में तुम क्या, मैंने क्या उल्टा क्या लिख दिया? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। 25 ऊपर लिखा जाएगा, 26 नीचे। तो बेटा नीचे वाले में से हर कंडीशन में बेटा तुम्हारा 26 आपका बच जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका नीचे में आपका क्या बचेगा? तो बेटा n माइनस आर करोगे, ऊपर वाले में से बेटा आपका 23 बच जाएगा। सो 23/26 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतना ज्यादा लोड लेना ही नहीं था इस वाले क्वेश्चन के लिए। मैं देखता यहाँ पे बेटा सिलेक्ट लिखा है, मैं सीधे से मैं कॉम्बिनेशन में लगाता। कितने में से? पहले 26 में से, फिर 25 में से लगाता। हाँ, बिकॉज 3 लेटर बेटा रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। बिल्कुल सही अक्षय जी, ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। देखो ऐसे बस याद रखा करो, कॉम्बिनेशन हर उस जगह पे होता है जहां पे सिलेक्शन मेरे पे डिपेंड है, और परम्यूटेशन हर उस जगह पे होता है जहाँ पे कि पहले हम लोगों को जो है ना फ्रेगमेंटेशन करना पड़ता है, या फिर जो है ना पहले हम लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ता है। परम्यूटेशन उन जगहों पे होता है। परम्यूटेशन के ऊपर एनडीए वैसे भी बहुत कम ही सवाल पूछता है, इतने बेटा कोई सवाल आप लोगों से पूछता नहीं है। ऊपर से परम्यूटेशन की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बेटा ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक साथ में लगता है जो जेई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऐसे में बेटा क्या कहा जाएगा आपसे, मान लीजिए कि आपके पास में एक कार्ड्स का डेक है
और उस वाले डेक में जो है ना वो आपसे कहना शुरू करोगे कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने भी हमारे फेस कार्ड्स हैं उनके साथ में अगर मैं 3 पत्ते उठाता हूं तो फिर वो 3 पत्तों में से पहली कंडीशन 2 हार्ट्स होना जरूरी है, दूसरी कंडीशन इनका नंबर 7 से 9 के बीच में होना जरूरी है, और तीसरी कंडीशन कि कोई भी पत्ता मेरा यहां पर सेम कलर में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये हो जाते हैं, ये इस तरीके के आते हैं, ये इस तरीके के बेटा क्वेश्चंस को आपका फॉलो होता है जहां पर कि परम्यूटेशन भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन भी आ रहा है। अन्यथा आप लोगों का जो सिलेबस है, दूसरी बात है, एक बात बता, 300 में से 200 मार्क्स तक तो लाने में तो छक्के छूट जाते हैं, और 100 मार्क्स का बेटा टफ सेक्शन आता नहीं है एनडीए में। ये मैं पेपर में इतना तो मैं देख के मैं जानता हूं। ठीक है, आपका इजी टू मॉडरेट इस बार के एनडीए में मैंने कहा है, लिख के रख लो, आज फिर आप सबके सामने कहता हूं, कम से कम 15 से 18 मार्क्स की कट ऑफ आपकी इंक्रीज कर जाएगी। मैथ्स ही इतना खराब आया था। 2017 में कहा इन्होंने जेई का लेवल उठा के दे दिया, उसके बाद में बेटा जो है ना आते आते ये 2021 का पेपर याद रखा जाएगा इतिहास में। मतलब पेपर के अंदर में ये ध्यान रखना, इस बार बेटा 230 से 240 लाने वालों की ना झड़ी लगी होगी। पहले क्या होता था कि ऐसा नहीं होता था जल्दी, बहुत रेयरली लोगों के आते थे इतने ज़्यादा मार्क्स, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला है। आप लोग बेटा एक एम आप लोग अपना अगर बना के चलते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू नीड एट लीस्ट 434 मार्क्स, जहाँ पर कि आप एसएसबी के ऊपर आपके 10-12 मार्क्स ऊपर नीचे हो गए तो आप आउट ना हो जाओ। 434 से 450 के बीच में एक स्टैंडर्ड स्कोर जो एक समवेयर मीडियोकर स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं होता है। अब बेटा 434 के रसूल इस बार का बेटा बहुत ही इजी पेपर था। मैं सच्चाई बताऊं तो मॉडरेट को भी अगर मैं 2 पार्ट्स में मैं टूरूं, टफ मॉडरेट और एक हो गया इजी मॉडरेट सेक्शन, तो बेटा आपका 75% पेपर इजी से इजी मॉडरेट सेक्शन के बीच में था कि डायरेक्टली फॉर्मूलाज लग रहे हैं, डायरेक्टली इक्वेशन पुट की जा रही हैं, डायरेक्टली आपके जो है ना, आप ये सोचो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक नहीं बेटा 5 सवाल जो है ना ऐसे इन्होंने पूछे जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को साइन थीटा कॉस थीटा वाली फॉर्म में लिखना था, पोलर फॉर्म जिसको आप लोग कहते हो। ठीक है, और वहां से बस बेटा आर्ग्यूमेंट्स बताने थे, मॉड्यूलस बताने थे, आर्ग्यूमेंट्स की रेंज बतानी थी। आज भी मुझे ये हैरानी होती है कि tan थीटा की वैल्यू 1 आने पे बच्चा आज भी केवल अपने मुंह से बोल देता है 45 डिग्री का एंगल है। नहीं बेटे, ये इस पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर और उसके बेस में माइनस है कि नहीं है। अब इस लेवल पे अब गलतियां मैं देख रहा हूं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि यार रेगुलरिटी मेंटेन करो। ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजी फॉर्मेट हो जाता है, ये सब क्वेश्चन बेहद इजी क्वेश्चन होते हैं जो भी मैंने आज आपको कराए हैं। ठीक है, मैं इसीलिए मैं चाह रहा था कि क्लास की शुरुआत से बेटा 3 हो गया, 3:10 के आसपास हो गया। अगर हम लोग आपको 3:10 के भी आसपास आप लोग आते हो तो शुरुआत के 10 मिनट में वो अनअकैडमी का मैं वो कर रहा होता हूँ, कुछ करना जरूरी होता है। अब क्या करें, आप लोग कितना भी आ जाए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहली बात है ग्रुप में टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिए हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का सलूशन भी अब तो बेटा तुम्हारे पास में। तो सबसे बढ़िया क्या होता है, मोबाइल में बेटे आप लोग नोट इस्तेमाल करना जानते हो ना, आप बेटा क्या करो, जाके एक नोट के सेक्शन में सारे क्वेश्चन लाइन से लगा दो फोटो की फॉर्म में, और वीडियो तो पड़ा ही है जिसमें कि मुझे आंसर बताए गए हैं, सोल्यूशन बताए गए हैं, तो वो वाला वीडियो से आके अपना चेक कर लो। तो आज सब लोग जाएंगे वो 8-9 क्वेश्चन बेटा लगाएंगे, या जो भी क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं, या चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बट आई विल से कि जब मैंने वहां पे डाली दिए हैं आपके लिंक्स, तो बेटर होगा कि बेटे आप वहां पे आप लोग बेटा जाके ले लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक सा था, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए 1 एनडीए 2 2006 से तो बेटा मैं शुरुआत में करा रहा हूँ आप लोगों की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से आप लोग बेटा टाइम पे आएंगे, बिल्कुल समय पे आएंगे। जिसने जिसने वीडियो ना लाइक मारा हो वो सभी लोग बेटा वीडियो लाइक मार देंगे, और समय से आएंगे, मुझे भी अच्छा फील कराएंगे, खुद भी अच्छा फील करेंगे, मेरे को भी, क्योंकि आप लोग जब मोटिवेट करते हो कि नहीं सर इसी तरीके से क्लासेस चलाते रहो, तब मुझे बेटा मोटिवेशन मुझे फील होता है। आप ये सोचो शुरुआत में 4-5 दिन इतने सारे इतने बढ़िया से जो है ना सारी चीज़ें चल रही थी, क्या मैंने प्रोबेबिलिटी को लेके मैंने आपको बेसिक थ्योरम्स क्या नहीं बताई, सब मैंने बताई, बेयर्स वगैरह सब। उस दिन मैं यही मैं बताता रहा कि फेवरेबल क्या है, ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, एक क्वेश्चन 3-3 तरीके से मैं करके दिखा रहा था। लेकिन उस दिन मुझको रियलाइज़ हुआ ये ऐसे करने वाला काम नहीं है, इन लोगों को केवल एक ही पैटर्न पे पहले चलाना है, एक ही तरीके से बस इनको केवल पढ़ाओ अभी तो।
जब टेस्ट वगैरह अभी मैं लेना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बेटा ट्रिग्नोमेट्री के मैंने क्वेश्चंस मैंने करा दिए, मैंने कॉम्प्लेक्स के करा दिए, मैंने प्रोबेबिलिटी के करा दिए। कल शायद से देखो फिर से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेके आऊँगा दोपहर के 3 बजे। कल शायद से दोपहर के 3 बजे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। देखो तुम्हारे ज्वाइन करने से ऐसा नहीं है किसी को कुछ पैसा ऐसा मिलता है, और एक बंदे से जो ना कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वास्तविकता जो है, वास्तविकता में मैं चाहता हूँ मुझे जो अनअकैडमी को देना होता है वो दे देता है। मेरा इस चीज़ से है ही नहीं कि बच्चा 1 देखने आ रहा है या 100 देखने आ रहा है, मेरा इस पर कोई ताल्लुकात ही नहीं है मेरा इस चीज़ से। लेकिन मैं चाहता हूँ वाकई में कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बेटा उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल पे आके मैं आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ। और बेटर होगा कि आप लोग बेटा इस वाले लेवल पे आओ, वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस डाले, उनको लगा के देखो। कल आपकी बेटा क्लास चली थी, आप उस वाली क्लास को आप लोग देख लिया करो। एक आप लोग भी अगर शेड्यूल बनाओगे ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बेटा 90% चांस है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूँगा, और आई विल सजेस्ट कि आप लोग आइए कल क्लास 3 बजे देखने के लिए। और टाइम भी बेटा इतना बढ़िया है कि लंच के बाद का तो टाइम है, कुछ करने को होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा मूवी वगैरह देखने लगोगे या फिर इधर उधर। और शाम में भी मैं 5 बजे के आसपास में CDS वाले बच्चों का लेता हूँ, तो जस्ट इन केस कोई ऐसा है जिसके पास में कि लास्ट अटेम्प्ट्स हैं और वो CDS के लिए वो गो फॉर वो करना चाहता है, देन आई विल सजेस्ट हिम कि आज शाम में आइए, टाइम एंड वर्क चलेगा। आपको बेसिक लेवल से उठाने की कोशिश की जाएगी। आपको अगर पसंद आए तो वो भी क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए, अर्थमेटिक उसमें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एक बार टॉपिक चेक कर लीजिएगा, अर्थमेटिक का ही है कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने शाम में मैंने लगाई है। आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू वेरी मच। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग बेटा रेगुलरिटी मेंटेन करें, तो मैं और ज़्यादा मैं क्वेश्चंस में लाना शुरू करूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू नील रॉक्स, थैंक यू प्रीतम, एंड थैंक यू अक्षय पटेल जी, थैंक यू रहसुल हसन। इन सब लोगों ने आज अच्छा किया है, अच्छे आंसर्स दिए हैं। एवरीबॉडी थैंक यू। और जाते समय बेटा वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा बस। ठीक है, और कोई बात नहीं है।